नमस्कार दोस्तों। तो भैया ये नेमरा सुंडा का अगला सेशन लेके हम फिर से हाजिर हैं आपके पास। इस बार बहुत टाइम लग गया हमको। रीज़न उसका यार, इस समय जो है, जो ऑफिस है उसका भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसके अलावा जो है अभी उत्तराखंड का मेंस दे रहे हैं, तो उसमें भी जो है थोड़ा सा टाइम जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी चलो दे लेते हैं। इसके बाद फरवरी से आप लोग को हम रेगुलर मिलने वाले हैं। ठीक है, एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं फरवरी से। ठीक है, इसमें हम एक एक सब्जेक्ट को पहले कवर करेंगे बहुत डिटेल में एकदम। जिस सब्जेक्ट को हम कवर करवा देंगे वो सब्जेक्ट किसी भी एग्ज़ाम में आप देने जाएंगे उस सब्जेक्ट से जहाँ जहाँ क्वेश्चन आते हों, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, चाहे आपको उसमें लिखना हो या फिर आप जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हों, हर तरीके से आप उस सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएंगे। बस जितना हम पढ़ाएंगे उसको रिवाइज करना होगा आपको। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग जहाँ पर छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करें, क्लास को शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाइए। ठीक है, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि अगली क्लास हम जल्दी बनाएं। ठीक, चलो प्रोटीन सिंथेसिस की अगर बात करें, देखो पहली बात तो है, अगर सेल में प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो कहाँ पर होती है, ये होती है जो सेल का पार्ट होता है राइबोसोम, वहाँ पर। ठीक है, कहाँ होती है, राइबोसोम में। पहली बात ये याद रखनी है आपको। ठीक है, इसमें दो मेन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरे को बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन याद रखना। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, देखो द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। क्या करना है, एमआरएनए की सिंथेसिस करना है फ्रॉम अ डीएनए टेम्पलेट्स। यानी एक डीएनए का टुकड़ा हमने लिया, क्या लिया, डीएनए का टुकड़ा लिया। इस डीएनए के टुकड़े से हम क्या बना रहे हैं, एमआरएनए बना रहे हैं। बात समझो, यानी क्या कर रहे हैं, हम डीएनए से बना रहे हैं क्या, एमआरएनए। और इस एमआरएनए को बनाने में ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम कर रहा है और कुछ ट्रांसक्रिप्शन आयंस काम कर रहे हैं। ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम होता है और ट्रांसक्रिप्शन आयन जो है ये क्या काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं, इनहिबिटर का, यानी ये प्रक्रिया को तेज करने का काम करते हैं। ठीक है, किससे बन रहा है, डीएनए से क्या बन रहा है, एमआरएनए। ठीक है, यानी इन्होंने कहा कि डीएनए के टेम्पलेट से हम क्या बना दे रहे हैं, एमआरएनए बना दे रहे हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, इट टेक प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेज एंड कंटिन्यूज अप टू प्रोफेज। अब इंटरफेज प्रोफेज क्या है, तो जब हमने आपको सेल डिवीजन पढ़ाया था अभी पुरानी क्लास में, तो सेल डिवीजन में हमने आपको बताया था जब सेल डिवाइड होती है कोई भी, ठीक है, तो इसमें दो प्रोसेसेस काम करते हैं। इस सेल साइकिल में एक बहुत बड़ा प्रोसेस चलता है जो लगभग 95% टाइम कवर कर लेता है, इसे हम बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं, इंटरफेज। और जो बहुत कम टाइम लगता है जिसमें, उसे हम बोलते हैं एम फेज। यानी पूरा जो है इंटरफेज जो हमारा होता है ये क्या होता है, प्रिपरेटरी स्टेज होती है। ये क्या करवाती है, सेल डिवीज़न की तैयारी पूरी इसमें होती है। आप जो है अगर बात किया जाए, जैसे तैयारी करते हैं, तैयारी आप कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, तो आप तैयारी कितने साल में करते हैं, 2 साल तैयारी करते हैं, 1 साल तैयारी करते हैं, तो आप लंबे समय तक तैयारी करते हैं। और मेन जो आप फंक्शन उस तैयारी का जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, सिर्फ 3 घंटे के एग्जाम में जाकर। ठीक, वैसे सिस्टम सेल डिवीजन का है। सेल डिवीजन में क्या होता है, इंटरफेज जो है तैयारी का काम करता है। तो इस तैयारी में यानी सेल को डिवाइड करने के लिए तैयार होने में बहुत समय लगता है। 95% समय में वो तैयार होती है और मात्र 5% समय में क्या होता है, पूरा सेल का डिवीजन हो जाता है। ठीक है, जो पहला फेज है तैयारी वाला, उसी को हम बोलते हैं इंटरफेज। इसी में हम आपको बताए थे इंटरफेज जो है कितने प्रकार का था, इंटरफेज जो था वो कितने प्रकार का था, 3 प्रकार का, G1 S G2, 3 इसमें प्रक्रियाएं बताए थे। एक और इसमें होती है G0। G0 तब होती है जब सेल को डिवाइड नहीं करना होता है। G1 में क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। हमने क्या बताया अभी, डीएनए से एमआरएनए का बनना। तो यहां पर क्या बनता है, आरएनए बनता है। आरएनए कहाँ बनता है, इंटरफेज में। लेकिन ये प्रोसेस जो है चलती रहती है, कब तक चलती रहती है, प्रोफेज आने तक। इसके बाद जब इंटरफेज के बाद हमने बताया था, इंटरफेज में जीवन में हमने बताया था आरएनए प्रोटीन बनती है, मेन काम। एस में हमने बताया था कि डीएनए की सिंथेसिस होती है। जो एस फेज होता है उसमें क्या होता है, डीएनए बनता है। और इसके बाद जो G2 फेज था, इसमें हमने बताया था एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन बनती है जिसे हम बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन किस में बनती है, G2 में बनती है। 3 मेन प्रोसेस थे इंटरफेज में। सेल डिवीजन का आपका रिवीजन भी हो गया। ठीक,
अच्छा, ये जब प्रोसेस खत्म हो जाते हैं और सेल फाइनली होता है कि अब डिवाइड करेगी, तो इसमें आता है एम फेज, एक्चुअल सेल डिवीजन तैयारी के बाद एम फेज। इसके भी 4 पार्ट हमने आपको बताए थे। एक हमने बताया था प्रोफेज होगा, एक बताया था मेटाफेज होगा, फिर इसके बाद एनाफेज होगा, फिर इसके बाद टीलोफेज होगा। प्रो, मेटा, एना, टीलो, 4 फेजेस थे। इस प्रो फेज तक ये प्रक्रिया चलती रहती है किसकी? ट्रांसक्रिप्शन की। हमने क्या बताया? ट्रांसक्रिप्शन कहाँ शुरू होता है? इंटरफेज से शुरू हो जाता है और कहाँ तक चलता रहता है? प्रो फेज तक चलता रहता है सेल डिवीजन के। बात समझ में आ गई? पूरा ट्रांसक्रिप्शन में कहीं भी कोई समस्या अब नहीं होनी चाहिए। ठीक, बात समझ लो। एमआरएनए का बनना है, एमआरएनए का बनना है किससे? एक डीएनए टेम्पलेट से, यानी डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है। इसमें कुछ एंजाइम काम करते हैं जैसे ट्रांसक्रिप्टेज और ट्रांसक्रिप्शन आयंस, इस चीज को बढ़ाने का काम करते हैं। कहां पर ये होता है? किस प्रोसेस में होता है? इंटरफेज से स्टार्ट हो जाता है और प्रोफेज तक चलता रहता है। ठीक, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसी को अगर हम पलट दें, एमआरएनए से कभी डीएनए बनने लगे, एमआरएनए से अगर डीएनए बनने लगे तो इसको बोल देंगे हम ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोलते थे, इसको बोल देंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम एमआरएनए इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी एमआरएनए से क्या बन गया? डीएनए बन गया। ठीक, इसके बाद दूसरा प्रोसेस हमने क्या बताया था? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या बनता है? पहली बात तो इसमें बनती है प्रोटीन। ट्रांसलेशन में क्या बनता है? प्रोटीन बनती है। ठीक है, कब बनती, कैसे बनती है प्रोटीन? प्रोटीन सिंथेसिस का एक प्रोसेस है ट्रांसलेशन। एमआरएनए से हमारी बन जाती है प्रोटीन, यानी सबसे पहले हमारा डीएनए, देखो डीएनए एमआरएनए को बनाता है, एमआरएनए को बनाता है। एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसेंजर आरएनए, यानी इसको फिर ये क्या करता है? डीएनए एक देता है मैसेज, एक मैसेज देता है। ये मैसेज लेके ये जाता है किसके पास? आरआरएनए के पास। आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। ये भैया अपनी जो डीएनए ने इसको दिया है कोड फॉर्म में मैसेज, ये मैसेज लेके एमआरएनए किसके पास पहुंचा? आरआरएनए के पास। राइबोसोमल आरएनए हमने बताया था राइबोसोम में ही क्या होती है? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी राइबोसोमल आरएनए ही क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ध्यान से समझना, डीएनए सूचना देता है एमआरएनए को, एमआरएनए वो सूचना लेके अपने भाई आरआरएनए के पास जाता है। आरआरएनए चूंकि वो राइबोसोमल आरएनए है इसलिए उसमें राइबोसोम है। राइबोसोम होने के कारण क्या होता है? राइबोसोम में ही क्या होती है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इसलिए आरआरएनए क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अच्छा, प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो है हमारी मिलकर बनी होती है किससे? एमिनो एसिड्स से। ठीक है, कई सारे एमिनो एसिड जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोटीन, यानी एमिनो एसिड का बहुलक, यानी एमिनो एसिड का पॉलीमर ही क्या होता है? प्रोटीन होता है। या ऐसे कह लें प्रोटीन के मोनोमर, प्रोटीन के मोनोमर क्या होते हैं? एमिनो एसिड होते हैं। तो अब प्रोटीन बनाने के लिए हमको चाहिए होगा एमिनो एसिड, जो प्रोटीन बनानी होगी उसके लिए वैसा एमिनो एसिड चाहिए होगा। ये एमिनो एसिड लाकर कौन देगा? ये एमिनो एसिड टीआरएनए लाकर देगा। कौन ला कर देगा? टीआरएनए। सारे आरएनए के काम हमने आपको बता दिए। डीएनए ने एमआरएनए को बनाया, इसको हमने कहा क्या? ट्रांसक्रिप्शन। बात समझ में आई? इस एमआरएनए को इसने दे दी एक सूचना, सूचना दे दी, वो है कोडिंग फॉर्म में, एकदम कोड है AUCG CUAG ऐसे करके जो है कोड ये बने हुए हैं। ठीक, ये ऐसे कोडिंग फॉर्म में उसने एमआरएनए को सूचना दी। ये एमआरएनए कहां पहुंचा भैया? एमआरएनए जो है पहुंच गया किसके पास? आरआरएनए के पास। आरआरएनए को ये सूचना बता दी कि ये फला फला प्रोटीन बनाने को डीएनए भाई कहे हैं। ठीक, अब आरआरएनए प्रोटीन बनाने जा रहा था, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए एमिनो एसिड, तो इसको लाकर एमिनो एसिड किसने दे दिए? टीआरएनए ने लाकर इसको एमिनो एसिड दे दिए और इसने वो प्रोटीन बना दी। आजकल हम लोग जुगाड़ी हो गए। जुगाड़ी कैसे हो गए? जब भैया ये डीएनए जो है एमआरएनए को सूचना देता है, एमआरएनए को सूचना दिया, अब ये एमआरएनए जब सूचना लेके जा रहा होता आरआरएनए के पास, यहां हम लोग थोड़ा सा लगा देते हैं दिमाग, जिसे बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम लोग क्या करते हैं, जो ये कोड बताया था, ये कोड जो है हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बदल देते हैं। जब ये कोडवे बदल दिए तो भैया जो प्रोटीन डीएनए बनवाना चाहता था वो प्रोटीन नहीं बनी, जो प्रोटीन उसमें हम बनवाना चाहते थे वो वाली प्रोटीन बन गई। समझे? सारा कोड का ही खेल है। हमने हल्का सा कोड बदला और कोड बदलने के बाद प्रोटीन दूसरी बन गई, जिस प्रोटीन की हमको शरीर में आवश्यकता थी या प्लांट में आवश्यकता थी वो प्रोटीन हमने बनवा ली।
बक्की बका दिया। ये ऐसा माहौल हो गया कि मान लो भाई घर के बाहर जो है पिताजी बैठे हैं, पिताजी ने अपने बच्चे से कहा कि जाओ घर से चाय बनवा के ले आओ। ठीक, अब घर से चाय बनवा के ले आओ, बीच में एक थर्ड पर्सन और है, ठीक, जिसको चाय नहीं पीनी, जिसको कॉफ़ी पीनी है। अब लड़का जैसे छोटा बच्चा है ऐसे घर बताने चला मम्मी को, तो रास्ते में ही कोई उसको आके मिल गया और उसने कहा थोड़ी देर बातों में उलझाए रखा। उसके बाद उसने उसको कहा कि भैया कॉफ़ी बनवाने के तुम्हारे पापा कहे थे। वो गया अपनी मम्मी से कॉफ़ी बनवा दिया जाके। बात समझ रहे? ये ऐसा प्रोसेस हो गया। ये हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में आजकल अप्लाई कर रहे हैं। इससे कई सारे जो है हम लोग इंसेक्ट रेसिस्टेंट और पेस्ट रेसिस्टेंट हम लोग प्लांट्स तैयार कर रहे हैं। अपने तरीके की प्रोटीन, जिस प्रोटीन की हमको आवश्यकता होती है शरीर में, उनका भी निर्माण हम करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जब डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से बनती है प्रोटीन, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। बात समझ में आ गई? बहुत डिटेल में समझा दिया आपको। डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। एमआरएनए से पुनः अगर डीएनए बन जाए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। और वही डीएनए से एमआरएनए के बाद एमआरएनए से प्रोटीन बन जाए तो वो क्या है? ट्रांसलेशन है। बहुत डिटेल्ड प्रोसेस आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये पूरा जो सिस्टम आप पढ़े प्रोटीन सिंथेसिस का, इसको एक शब्द अगर हम दें तो इसे बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या पढ़ा है आप लोगों ने? आपने पढ़ लिया सेंट्रल डोग्मा, जिसको खोजा किसने था? बहुत फेमस साइंटिस्ट है जिनका नाम आप लोग सब जानते होंगे, क्रिक। तो सेंट्रल डोग्मा की खोज क्रिक ने की थी। सेंट्रल डोग्मा के दो पार्ट हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए? ठीक है, चलिए फिर अब आपको बता दें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जानना पड़ेगा इनहेरिटेंस क्या होता है। अच्छा, इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुवांशिकी। कहने का मतलब है मम्मी और पापा से जो लक्षण जो है बच्चे में चले जाते हैं, ऐसे लक्षणों को हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी बोलते हैं। ठीक, अच्छा, ये लक्षण मुख्यतः जाते किसकी वजह से हैं? जीन की वजह से जाते हैं, क्योंकि ये जीन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनरेशन टू जनरेशन वेरी करता है, जाता रहता है, तो ये अपने साथ कैरेक्टर्स को भी लेके चला जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जीन तो क्रोमोसोम में पाया जाता है, लेकिन क्रोमोसोमल जीन के अलावा कभी कभी साइटोप्लाज्म के कारण भी कुछ लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। ऐसे लक्षणों को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अच्छा, अब लैंग्वेज पढ़ लेते हैं क्या इन्होंने लिखी है। मोस्ट ऑफ फिनोटिपिक कैरेक्टर, जितने भी फिनोटिपिक कैरेक्टर हैं, फिनोटिपिक क्या होते हैं? जो हमको आंखों से नजर आते हैं, वो क्या कैरेक्टर है? फिनोटिपिक है। जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, कलर है, ये सारी कैरेक्टर्स जो हमको दिखाई देते हैं वो फिनोटिपिक कैरेक्टर हैं। आर कंट्रोल्ड बाय जीन प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। कह रहे जितने भी फिनोटिपिक कैरेक्टर हमको नजर आते हैं वो मुख्यतः किससे कंट्रोल होते हैं? जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। बट सम कैरेक्टर्स एक्सप्रेस्ड बाय द फैक्टर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है फैक्टर, उसके द्वारा प्रदर्शित होते हैं। दीज फैक्टर लाइंग इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड प्लाज्मा जीन। अच्छा, चूंकि ये काम जीन जैसा कर रहे हैं तो इनको जीन बोलना है, लेकिन ये क्रोमोसोम में तो पाए नहीं जा रहे हैं। ये कहां पाए जा रहे हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं। इसीलिए प्लाज्मा में पाए जा रहे हैं, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा, तो इसीलिए इनको हम बोल देते हैं क्या? प्लाज्मा जीन बोल देते हैं। अब साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं तो प्लाज्मा जीन हो गई है। यही प्लाज्मा जीन क्या करते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय प्लाज्मा जीन। जितने भी कैरेक्टर प्लाज्मा जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं उन्हें हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोल देते हैं। बात समझ में आई? फिर से एक बार बता देते हैं, अच्छे समझ लो। इनहेरिटेंस मम्मी पापा से बच्चों में कैरेक्टर्स का जाना होता है। ठीक, इसके बाद साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जब जीन की वजह से नहीं, प्लाज्मा जीन की वजह से कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएं तो उसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसकी पहली बार खोज कॉरेंस नाम के साइंटिस्ट ने की थी। कॉरेंस ने 1909 में एक प्लांट पर रिसर्च की, जिस प्लांट का नाम था 4 o'clock। 4 o'clock अर्थात 4 बजे वाला पौधा। 4 बजे का मतलब क्या है? इसका फूल जो है मॉर्निंग के 4 बजे खिल जाता था। ठीक है, फ्लावर ओपन कब होता था? सुबह के 4 बजे। इसलिए इस प्लांट का नाम ही पड़ गया 4 o'clock। बहुत ज़्यादा जेनेटिक्स में यूज हुआ है। साइंटिफिक नेम इसका होता है मिराबिलिस, मिराबिलिस जलापा। क्या होता है? मिराबिलिस जलापा। ठीक, और इसी की जो पत्ती का रंग होता है, ये कैरेक्टर हमने सबसे पहली बार पता किया कि ये मिराबिलिस जलापा में जो पत्तियों का रंग है वो कैसा कैरेक्टर है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इट इज यूज्ड
फॉर डेवलपमेंट। अच्छा, इसका काम क्या है, कहाँ हम लोग इसका साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का यूज करते हैं? तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को बनाने के लिए, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइन डेवलप करने के लिए हम लोग कई सारी फसलों में इसका यूज कर लेते हैं। अच्छा, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी हमको बनानी है तो हम क्या करेंगे, कौन कौन सी फसल में? पहली बात तो सीएमएस का यूज होता है। तो पहली बात तो भैया आपको याद करने का तरीका बता देते हैं। देखो, सीएमएस कहाँ मुख्यतः यूज होता है, इसी में से ऑप्शन हमेशा आते हैं। तो सीएमएस यूज होता है, सीएमएस में तो होता ही है, और साथ में भैया पी और जोड़ दो। सीएमएस पी में यूज होता है। सी मतलब क्या है, यहां पर कॉटन है, एम मतलब मेज है, एस मतलब सोरगम है, पी मतलब भैया पर मिलेट यानी मक्का और जोड़ दिया इसमें हमने, तो वो सॉरी बाजरा और हमने जोड़ दिया इसमें, बस काम चल गया। ठीक है, हमने क्या बताया, कॉटन, कॉटन में यानी कपास में हमारा सीएमएस यूज होता है, मेज में भी हम सीएमएस यूज कर लेते हैं, सोरगम में भी यूज कर लेते हैं, इसके अलावा पर्ल मिलेट में यूज कर लेते हैं। अब आपको एग्जांपल्स याद करने की बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपसे अगर कोई पूछे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी किस में पाई जाती है, ऑप्शन में आपको देखना है सीएमएस में से है कोई कि नहीं, अगर ना हो तो पर्ल मिलेट पे भी नजर मार लेना जरा सा। ठीक, ये आपका जो है सीएमएस हो गया, ये हो गया साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का फायदा। इसके बाद हम लोग अब आ जाते हैं प्लांट ब्रीडिंग पे। प्लांट ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो थॉमस फेयरचाइल्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1717 में इन्होंने क्या किया भैया, पहला जो है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बनाया। अच्छा, दो शब्द पहले तुम इंग्लिश के समझ लो तो ये चीज़ें ब्रीडिंग वाली समझने में आसान हो जाएंगी। एक शब्द हम लोग अक्सर यूज करते हैं इंटर, एक हम लोग यूज करते हैं इंट्रा। ठीक है, ज़्यादातर लोग तो जानते होंगे लेकिन समझ लो कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। इंटर का मतलब होता है जब कभी भी यहाँ पर, तो इसका मतलब है डिफरेंट। क्या यूज होगा, हमेशा डिफरेंट के लिए शब्द यूज किया जाता है इंटर। और इंट्रा का मतलब हमेशा होता है सेम। ठीक है, इंटर और इंट्रा में अंतर समझ में आया? इंटर मतलब डिफरेंट, इंट्रा मतलब सेम। कहने का मतलब इन्होंने लिखा इंटर स्पेसिफिक, इसका मतलब है यहां पर एक स्पीसीज नहीं है, कितनी स्पीसीज हैं, दो स्पीसीज हैं, इनके बीच में क्रॉस हो रहा है। ये इंट्रा स्पेसिफिक लिखा होता है, इसका मतलब है एक ही स्पीसीज के भीतर क्रॉस हो रहे हैं। ठीक, बात समझ में आई? तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड पहला बनाया था, यानी दो स्पीसीज का क्रॉस करवा के पहला जो हाइब्रिड बनाया था, किसने बनाया था, थॉमस फेयरचाइल्ड ने बनाया था। इसको हम लोग बोल भी देते हैं इसीलिए फेयरचाइल्ड्स म्यूल। म्यूल मतलब खच्चर होता ना, जानते हो ना, जब घोड़े और गधे, घोड़ा गधा जो है एक ही जीनस का है लेकिन क्या है, उनकी स्पीसीज अलग अलग है, स्पीसीज अलग अलग है, तो उसे हम लोग बोलते हैं म्यूल यानी खच्चर। तो यही भैया पहला म्यूल प्लांट्स में कौन बनाया था, फेयरचाइल्ड ने बनाया था। इसने किया क्या भैया, स्वीट विलियम और कार्नेशन की एक वैरायटी थी डायंथस, उसका इन्होंने क्रॉस करा, यानी स्वीट विलियम और कॉर्नेशन का क्रॉस करवाकर पहला बनाया जो है थॉमस फेयरचाइल्ड ने इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। ठीक है, दो स्पीसीज हैं स्वीट विलियम और कार्नेशन, इनका क्रॉस करवाया थॉमस फेयरचाइल्ड ने पहली बार। इसके बाद भैया 1890 में बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर के, तो भैया बहुत फेमस साइंटिस्ट है, सब कोई जानता है, रिम्पू। इन्होंने 1890 में क्या बनाया था, ट्रिटिकेल बनाया था। फर्स्ट मैन मेड सीरियल बोला जाता है, पहला ऐसा अनाज जिसको आदमी ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। कैसे इन्होंने बना दिया भाई, इन्होंने क्या किया, गेहूं और राई का क्रॉस करवा दिया, व्हीट और राई का क्रॉस करवाकर बना दिया जो ट्रिटिकेल। ठीक है, ये पहला क्या था, इंटरजेनेरिक क्रॉस था। अच्छा देखो, जेनेरा क्या होता है, बात समझो। देखो, जब हम लोग साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं, बात समझना, जब हम लोग साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं तो हम लोग दो शब्द पढ़ते हैं। जैसे गेहूं में हम लोग पढ़ते हैं क्या, ट्रिटिकम एस्टिवम पढ़ते हैं ना, ट्रिटिकम एस्टिवम पढ़ते हैं। तो इसमें जो ट्रिटिकम है ये क्या प्रदर्शित करता है, जीनस को प्रदर्शित करता है। एस्टिवम क्या बताता है, स्पीसीज को बताता है। यानी पहले आगे जो शब्द लिखा है वो जीनस है, पीछे जो लिखा है वो क्या है, वो स्पीसीज है। तो जब हम लोग क्या करें, इंटरजेनेरिक क्रॉस में क्या करते हैं, हम लोग आगे वाला ही नाम चेंज कर दिए। ठीक है, ट्रिटिकम ही चेंज कर दिए हैं हम लोग, यानी अब ट्रिटिकम एस्टिवम का क्रॉस किससे करवा दे रहे हैं, सीकेल सीरियल से करवा दे रहे हैं, यानी दोनों का जेनेरा ही अलग है। तो ऐसे क्रॉस को बोलेंगे इंटरजेनेरिक। बात समझ में आई, इंटरजेनेरिक। अच्छा, जब हम लोग क्या कर रहे थे, जेनेरा सेम रख रहे थे, यानी ट्रिटिकम ट्रिटिकम दोनों में लगा है, लेकिन इधर हम लोग रख दिए एस्टिवम, इधर मान लो लिख दिए ट्रिटिकम ड्यूरम। अब यहां पर क्या है, जेनेरा तो सेम हो गया
यानी ये क्या हो गया, इंट्राजेनेरिक हो गया। लेकिन यहां पर स्पीसीज अलग अलग होगी, इसका मतलब ये इंटर स्पेसिफिक क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो पहला इंटरजेनेरिक क्रॉस किसने करवाया था, रिंपू ने करवाया था 1890 में। किसका किसका, गेहूं और राई का। बनाया क्या, ट्रिटिकल। और ट्रिटिकल की कौन सी वेराइटी बनाई, DT46 यानी DT46 जो है पहली वेराइटी जो है डेवलप की किसने, रिंपू ने 1890 में। बात समझ में आई। इसके बाद DF जॉन्स आए। DF जॉन्स ने 1917 में क्या किया, डबल क्रॉस मेज हाइब्रिड बना दिया। डबल क्रॉस मेज हाइब्रिड बना दिया। और इन्होंने टेक्निक कौन सी यूज की, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी टेक्निक यूज की। अच्छा, मक्का में आपको हम बताए थे कौन सी टेक्निक यूज होती है, आपको बताए थे हम CMS यूज होता है। अब मक्का में आपको एक और चीज पता चली कि अच्छा इसमें GMS भी यूज होता है, यानी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी भी यूज होती है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी भी यूज होती है मक्के में। बात समझ में आ गई। अच्छा, इन्होंने बताया डबल क्रॉस मेज हाइब्रिड, तो हम आपको बता दें सिंगल क्रॉस मेज हाइब्रिड भी बनाया गया था। एक सिंगल क्रॉस मेज हाइब्रिड किसने बनाया था, वो बनाया था EM ईस्ट और GH सल ने। ठीक है, ईस्ट और सुल ने मिलकर 1910 में क्या बनाया था, सिंगल क्रॉस मेज हाइब्रिड। डबल क्रॉस मेज हाइब्रिड 1917 में DF जॉन्स ने बनाया। बात समझ में आ गई। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग वेविलोन ने। वेविलोन हमारे जो हैं बहुत फेमस जो है साइंटिस्ट रहे। इन्होंने क्या किया भैया, जो आप सेंटर ऑफ ओरिजिन पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं आलू का जन्म स्थान क्या है, पेरू है। ठीक है, पढ़ते हैं ना आप ये। इसके अलावा टमाटर का भी हम लोग वहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ग्राउंड नट का पढ़ते हैं, ब्राज़ील है। ये सब आप कैसे बता दे रहे हैं, ये इनकी कृपा थी, या नाई वेविलोन की। वेविलोन ने क्या किया, 8 भैया क्या किया, सेंटर ऑफ ओरिजिन खोजे। और उसके बाद इन्होंने उसी में 3 सब सेंटर और बांट दिए। तो टोटल भैया 8 सेंटर, 3 सब सेंटर किसने बांटे थे, वेविलोन ने बांटे थे, जिन्हें आप बोलते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन। जरा आपको दिखा दें, हम ध्यान से देख लो जरा, ये 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन हमारे क्या हैं। देखो, पहला हमारा जो भैया यहाँ आपको नजर आ रहा है, ये हमारा चाइना। ठीक है, दूसरा हमारा इंडिया। ठीक है, इसके बाद ये सब जोड़ दिया गया। यहां पर सब कौन सा जोड़ दिया गया, साउथ ईस्ट एशिया, ये 2A सब यूनिट जोड़ दी गई। तीसरा टर्की, चौथा इराक, पांचवा मेडिटेरेनियन सी के आसपास वाला यानी भूमध्य सागर के क्षेत्र वाला, छठा इथोपिया अफ्रीका वाला रीजन, सातवां हमारा मीजो अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका। इसके अलावा आठवां हमारा जो है ये इंडीज पर्वत के आसपास वाला क्षेत्र जो है। इसके बाद 8B ब्राज़ील और 8A हमारा जो है क्या रखा गया, चिली। ठीक है, चिली ये जो हमारा ये साउथ अमेरिका में ये वाला देश है, ये चिली बोला जाता है। ठीक है, तो इनको जो है वेविलोन ने 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन बनाया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लें अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें जब, तो वेविलोन के 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन आपको समझ में आ गए। इसके अलावा भैया इसके बाद जो है एक आया साइंटिस्ट नागा हेरू। नागा हेरू ने एक दिया था यूज ट्रायंगल, या इसी को बोलते हैं हम लोग ब्रेसिका ट्रायंगल। ब्रेसिका ट्रायंगल पूछा जाता है 1935 में किसने खोजा था, नागा हेरू ने खोजा था। इन्होंने क्या भैया बनाया, आपको दिखाते हैं हम जरा सा। देखो इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा छोटा करते हैं जिससे आपको आसानी से ये पूरा एक बार में विजिबल हो जाए। ठीक है, आप देखिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बेसिका ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल में इन्होंने क्या किया, एक वैरायटी ली ब्रेसिका नाइग्रा। देखो 3 वैरायटी लेंगे, पहली वैरायटी ब्रेसिका नाइग्रा, दूसरी ब्रेसिका ओलिरेसिया और तीसरी ब्रेसिका रापा। तीनों ब्रेसिका हैं, इसका मतलब है इंट्राजेनेरिक क्रॉस है। क्या है ये, इंट्रा जेनेरिक है, लेकिन स्पीसीज सबकी बदली है। इसका मतलब क्या है, ये इंटर स्पेसिफिक क्रॉस है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने वैरायटी कौन कौन सी ली है, ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका ओलिरेशिया और ब्रेसिका रापा। ठीक है, अच्छा ब्रेसिका नाइग्रा में क्रोमोसोम नंबर होते हैं 16। ब्रेसिका नाइग्रा में कितने होते हैं, 16, याद रखना। ब्रेसिका ओलिरेशिया में होते हैं 18 और ब्रेसिका रापा में होते हैं 20। ठीक, 16, 18 और 20। नाइग्रा में कितने, NOR याद रख लो आप। ठीक, ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका ओलिरेशिया, ब्रेसिका रापा, इसमें होते हैं कितने 16, इसमें कितने 18, इसमें कितने 20। बात समझ में आई। अच्छा, जब हमने इसका क्रॉस करवाया
जब हमने इसका क्रॉस करवाया ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका ओलिरेशिया का, तो इससे हमें एक वैरायटी मिली जिसका हमने नाम दिया ब्रेसिका कैरिनाटा। इसमें भैया जो है, जब देखो इसमें क्रोमोसोम हमने कितने बताए थे, 16 हैं, तो इसके जो 8 क्रोमोसोम है इसके आ गए, ठीक है। और इसमें हमने बताया था क्या, 18 क्रोमोसोम है तो 9 इसके आ गए, तो 8 और 9 टोटल 17 ब्रेसिका कैरिनाटा में क्रोमोसोम हो जाएंगे। ऐसे ब्रेसिका नाइग्रा का क्रॉस ब्रेसिका रापा से हुआ तो ये 8 और 10 18 क्रोमोसोम से ब्रेसिका जंसिया बना, और ब्रेसिका ओलिरेशिया और ब्रेसिका रापा के क्रॉस में 9 इससे और 10 इससे यानी 19 क्रोमोसोम वाला हमारा ब्रेसिका नेपस बना। बात समझ में आई। ये हमारा जो है यही ट्रायंगल जो है किसने खोजा था, यही ट्रायंगल हमारा नागाहेरू ने खोजा था, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेसिका ट्रायंगल, ठीक। इसके बाद हम लोग बात कर लें, आ जाओ अब फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। नागाहेरू का ब्रेसिका ट्रायंगल आपको समझा दिए हम, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर भैया, ये आगे जेबी हैरिंगटन। जेबी हैरिंगटन ने प्रपोज्ड अ मास पेडिग्री मेथड। मास पेडिग्री मेथड को ब्रीडिंग में जो है सबसे पहली बार यूज किया किसने, जेबी हैरिंगटन ने। ये पेडिग्री मेथड का ही एक क्या था, रूपांतरण था, मॉडिफिकेशन था। ये आगे भी पढ़ाना है तो दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं, जब आगे पढ़ाएंगे तब आपको समझा देंगे पेडिग्री मेथड क्या था, मास पेडिग्री मेथड क्या था, ठीक है। इसके बाद एच फ्लोर, ये बहुत पूछा जाता है। फ्लोर ने भैया 1956 में क्या खोजा, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। क्या खोजा, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। किसने खोजा था भैया, ये खोजा था एच फ्लोर ने। क्यों खोजा था, क्योंकि भैया यहां पर फ्लैक्स में, फ्लैक्स मतलब अलसी में, अलसी में क्या लग जा रहा था, रस्ट लग जा रहा था। क्या लग जा रहा था, रस्ट। किसके कारण लग जा रहा था, मेलाप्सोरा लाइनाई। मेलाप्सोरा लाइनाई के कारण अलसी में लग जा रहा था रस्ट, और इसीलिए उन्होंने खोजा जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस, इसको कंट्रोल करने के लिए। बात समझ में आई। आगे बात करते हैं। वंडर प्लांक ने भैया रेसिस्टेंट बताया, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रेसिस्टेंट। वर्टिकल रेसिस्टेंट का मतलब क्या होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रेसिस्टेंट का मूवमेंट होता रहे। कहने का मतलब हमने एक वैरायटी बनाई, जो मान लो आलू की एक वैरायटी हमने बनाई जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के प्रति रेसिस्टेंट है, तो भैया वो अगली पीढ़ी जब उसको फिर उगाएंगे तो फिर रेसिस्टेंट होगा, फिर उगाएंगे तो फिर रेसिस्टेंट होगा। एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए वो हमेशा रेसिस्टेंट वैरायटी बनी रहेगी। ऐसी रेसिस्टेंट वर्टिकल रेसिस्टेंट कहलाती है। हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस का मतलब है भैया, एक बार जब हमें फसल उगा रहे हैं तो इस फसल में तो रोग नहीं लगेगा, और ये एक से ज्यादा बीमारी के लिए रेसिस्टेंट भी हो सकती है, लेकिन अगली पीढ़ी में ये रोग फिर फैल सकता है। इस रेसिस्टेंट को हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट हम लोग बोलेंगे। ऐसे प्रकार के जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वंडर प्लांक ने दिया था 1963 में, ठीक है। इसके बाद डोनाल्ड ने क्रॉप आइडियोटाइप यानी क्रॉप आइडियोटाइप दिया। सबसे पहली बात दिया किस पे, गेहूं पे। पहली बार क्रॉप आइडियोटाइप 1968 में किसने खोजा था, डोनाल्ड ने खोजा था व्हीट पे। आरएएस में पूछा गया भैया 2009 में। बात आप समझिए, ये है क्या क्रॉप आइडियोटाइप, मतलब कहने का मतलब है एक आदर्श क्षेत्र हमने बताया कि इस फसल को पैदा होने के लिए कितना एरिया चाहिए, कितना पानी चाहिए, यानी सारी आदर्श व्यवस्था हमने बता दी जिसपे ये मैक्सिमम प्रोडक्शन अपना दे सकता है, बिना किसी कंपटीशन के, यानी बगल में दूसरा पेड़ भी नहीं लगाए हैं कि उससे कंपटीशन हो के सब वो कम हो जाए। सिंगल प्लांट का तैयार किए हम कि ये किस कंडीशन में सबसे बेस्ट प्रोडक्शन देता है, इसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉप आइडियोटाइप बोलेंगे, ठीक। आगे हम लोग बात कर लें अगर भैया, इसके बाद ब्रीडिंग के मेथड्स की बात कर लें। प्योर लाइन सिलेक्शन जॉनसन ने खोजा था, आपको पहले भी बताए हैं। जीन है, जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, प्योर लाइन है, सारे शब्द और जिनकी सबकी खोज किसने की थी, जॉनसन ने की थी, ठीक है। इसके बाद अच्छा, प्योर लाइन सिलेक्शन में होता क्या है, रिफर्स टू द होमोजीनियस प्रूजनी। हमको क्या तैयार करनी है, संतति जो बच्चे पैदा करने एकदम होमोजीनस करने हैं, एक जैसे समांग एकदम एक जैसे दिखे हमको। सेल्फ पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट से हम लोग तैयार करेंगे इनको, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट से हम क्या बनाएंगे, होमोजीनस प्रूजनी तैयार करेंगे, इसको हम बोलेंगे प्योर लाइन सिलेक्शन। डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज थ्रू द आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ सिंगल बेस्ट प्लांट प्रूजनी इज नोन एज प्योर लाइन सिलेक्शन। अच्छा, हमने क्या किया,
हमने देखा कि ये जो है एक होमोजाइगस प्लांट है। ठीक है, ये होमोजाइगस प्लांट का मतलब क्या है, दोनों एलील इसके समान होने चाहिए। ये होमोजाइगस प्लांट जो है बहुत बेस्ट ग्रो कर रहा है। तो हमने कहा कि इसके लक्षणों को हम मिश्रित करके खराब नहीं होने देंगे। तो हमने क्या किया, इसको हम उगाते रहे सेल्फिंग करवा कर, और उसमें से बेस्ट प्लांट का हम सिलेक्शन करते रहेंगे, उसको फिर अगली बार उगाएंगे। कहने का मतलब जैसे मान लो हमने एक खेत लगाया, इसमें जो है मान लो हमको 10 किलो अनाज पैदा हुआ, 10 किलो में से 2 किलो हम बेस्ट प्लांट जो होगा उसको छांट लिए अगली बार बीज बोने के लिए। ठीक है, उस 2 किलो को फिर हम बो देंगे, 2 किलो को बोकर फिर मान लो 10 15 20 किलो पैदा हुआ अनाज, उसमें से बेस्ट जो हमारा 2 किलो होगा उसको छांट लेंगे। ऐसे जो है हम क्या करेंगे, प्योर लाइन सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, होमोजेनस रहता है, कोई चेंजेस नहीं आते हैं, कोई हेट्रोजाइगोसिटी का एकदम बढ़ावा नहीं देते हैं, पूरा पूरा सेम प्लांट रहता है। ठीक है, ये होमोजेनस सिलेक्शन हो गया। इसके बाद हम लोग बात करें, ये मेथड जो हमारा है सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज में ही यूज होता है, व्हीट और बार्ले में। अब व्हीट और बार्ले हमारे क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप हैं, और चूंकि ये सेल्फ पॉलिनेटेड में यूज होता है इसलिए व्हीट और बार्ले में हमारा ये मेथड यूज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे मास सिलेक्शन की। अच्छा, ध्यान से समझना मास सिलेक्शन क्या है। ये हमारा जो है रिफर्स टू अ मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट इन विच इंडिविजुअल प्लांट आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप फ्रॉम अ मिक्स्ड पॉपुलेशन। समझो, refers to a method of crop improvement। क्या करना है, क्रॉप इंप्रूवमेंट करने का एक तरीका है। इन विच इंडिविजुअल प्लांट आर सेलेक्टेड, इसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल यानी इकलौता एक एक प्लांट सेलेक्ट कर रहे हैं। किस आधार पे, फिनोटाइप के आधार पे। यानी वो हमको देखने में बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत उत्पादन दे देगा, फिनोटाइप उसका बहुत अच्छा है, तो उस आधार पे हमने सेलेक्ट किया। फ्रॉम अ मिक्स पॉपुलेशन, भाई बहुत बड़ी मिक्स पॉपुलेशन थी, इस मिक्स पॉपुलेशन में से हमने क्या किया, जो बेस्ट हमको फिनोटिपिकली अच्छा लग रहा है उसको हमने चूज कर लिया। एंड देयर सीड आर बल्क्ड एंड यूज्ड ग्रो इन नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा, मिक्स्ड पॉपुलेशन थी, कई सारे जो है पॉपुलेशंस थे, ये बड़ी पॉपुलेशन, इसमें कई सारे वेराइटीज़ हैं अलग अलग। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं ये बहुत बेस्ट है, ये बहुत बेस्ट है, ये नहीं, ये सब ठीक नहीं है तो इनको छोड़ दे रहे हैं, ये बहुत बेस्ट है। ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वालिटी सीड को छांट लिया। ठीक, क्वालिटी सीड को छांटने के बाद उनको हमने आपस में लिया मिला, इन आपस में मिलाने के बाद हमने क्या किया, इसकी बुआई कर दी, फिर उसमें से हम बेस्ट छांटेंगे, फिर अगली बार बुआई करेंगे। तो ये हमारा जो तरीका है ये मास सिलेक्शन है, ओल्डेस्ट मेथड है। मास सिलेक्शन ब्रीडिंग का सबसे पुराना मेथड है। बात समझ में आई। मास सिलेक्शन इज एप्लीकेबल टू द बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड, लेकिन ज़्यादातर इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में ही करते हैं। अब मुख्यतः करते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड में। भैया इसमें आपको याद करने के लिए जो सीएमएस वाला फार्मूला आपको बताए थे वो फिर से काम आ जाएगा। सीएमएस में आपको क्या बताए थे, सीएमएस में आपको बताए थे सीएमएस पी, साइटोप्लाज्मिक मेरिस्टेलिटी कहाँ यूज होती है, इसमें सीएमएसपी में यूज होती है। ठीक है, यानी कॉटन में, मेज में, सोरघम में, पर्ल मिलेट में। एक और इसमें हम यम बढ़ा देंगे तो सीएमएस हमारा क्या हो जाएगा, पीएम हो जाएगा, यानी मस्टर्ड को हम इसमें और जोड़ देते हैं। मास सिलेक्शन के एग्जाम्पल सीएमएस पीएम, अगर पूछे साइटोप्लाज्मिक मेरिस्टेलिटी सीएमएस का एग्जाम्पल तो सीएमएस पी, इतना याद रख सकते हो, काम बन जाएगा। ठीक, याद करने का तरीका भी बता दे रहे हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। सीएमएस यानी कॉटन, मेज, सोरघम। उसके बाद हमने क्या कहा, पीएम, पी फॉर पर्ल मिलेट, एम फॉर मस्टर्ड, तो सारे हमने बता दिया। उसके अलावा ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स जैसे कॉटन, सोरघम, ये सब आपको बता चुके हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें क्लोनल सिलेक्शन क्या होता है, क्लोनल सिलेक्शन। अच्छा, क्लोन की अगर बात करें हम तो क्लोन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें कहीं पर सीड इन्वॉल्व नहीं होगा, इसमें क्या करेंगे, प्लांट का ही कोई पार्ट जो है हम लोग काट के उसका जो है क्लोन बनाएंगे। नहीं देखो, ये भैया जो हायर प्लांट्स हैं, आम, रोज मान लो ये गुलाब है, गुलाब की हम लोग टहनी काट कर जो है क्या करते हैं, उसको लगा देते हैं, इससे नया पौधा तैयार हो जाता है, जो एकदम कैसा दिखता है, जैसा उसका मदर प्लांट रहा होता है, सेम टू सेम वैसे सारे कैरेक्टर होंगे। ऐसे सिलेक्शन को हम लोग क्लोनल सिलेक्शन बोलते हैं। क्रॉप व्हिच आर प्रोपोगेटेड एसेक्सुअली और वेजिटेटिव मींस, यानी एसेक्सुअली है यानी सीड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वेजिटेटिव है यानी किसी न किसी वेजिटेटिव पार्ट यानी तना, जड़, पत्ती, ऐसे किसी पार्ट से इसका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या, ऐसे जो पौधा उगाना हम क्या कहलाता है, क्लोनल सिलेक्शन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद पिडिग्री मेथड की अगर हम बात करें, पिडिग्री रिफर्स टू रिकॉर्ड ऑफ द एंसेस्ट्री। कह रहा है भैया पिडिग्री का मतलब है हम पूर्वजों का पूरा रिकॉर्ड रखे हुए हैं अपने पास,
ऑफ एन इंडिविजुअल सेलेक्टेड प्लांट। एक हमने क्या किया था भैया, इंडिविजुअल सेलेक्टेड प्लांट था, उसके बाप दादा तक का हिसाब हम रखे हैं कि कौन कितना कैसे प्रोडक्शन दे रहा था। पेडिग्री इज अ मेथड ऑफ जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज। ये मुख्यतः कहाँ यूज होता है पेडिग्री मेथड? सेल्फ पॉलिनेटेड के लिए है, ठीक है। in which superior genotype are selected from the segregation generation and proper record of ancestry selected plant are maintained in each generation। अच्छा, मास, जब हम लोग मास सिलेक्शन करते थे तब हम लोग कैसे चूज करते थे, सिलेक्शन कैसे करते थे? हम लोग सेलेक्ट करते थे किस आधार पे? जो उनका फिनोटाइप हमको बहुत अच्छा लग रहा था उनको चूज कर लेते थे। यहाँ है कंडीशन सेम, यहाँ देखो लेकिन बस वहाँ अंतर था, वहाँ हम लोग बल्क में उगा रहे थे कई सारे जो है अलग अलग वेराइटी या कई सारे अलग अलग तरीके के फसल को। लेकिन यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि भैया इंडिविजुअल सेलेक्टेड प्लांट है, लेकिन उसमें भी हम देखेंगे कि भैया कौन सी इंसेस्ट्री उसकी, यानी कौन सी जो है मतलब पूर्वज उसके बहुत ज़्यादा उपज दे रहे थे, उनका ही हम जो है सिलेक्शन करते चले जाएंगे पूर्वजों के आधार पर। यानी इसके दादा ने बहुत बढ़िया प्रोडक्शन दिया था, इसके पप्पा बहुत बढ़िया प्रोडक्शन दिया था, तो ये भी बहुत बढ़िया प्रोडक्शन देगा, इस आधार पर जो है हम सेलेक्ट करते चले जाएं, ठीक। Pedigree method is method of genetic improvement of self-pollinated species in which superior genotype are selected। क्योंकि उनमें क्या होगा, जीनोटाइप उनके बाप दादा से बहुत अच्छा आया होगा, इसलिए जो है हम उनका सिलेक्शन कर लेते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं? इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज। इसका मुख्यतः यूज बड़े पैमाने पर किस में होता है? सेल्फ पॉलिनेटेड में होता है। लेकिन अब इसका देखो, इसका यूज हम दोनों में करते हैं, बात समझो। जो हमारा ये पेडिग्री मेथड है, इसका यूज हम लोग सेल्फ पॉलिनेटेड में भी करते हैं और क्रॉस पॉलिनेटेड में भी करते हैं। सेल्फ पॉलिनेटेड में इसका यूज हम कहाँ करते हैं? नई वैरायटी बनाने में, न्यू वैरायटी डेवलप करने में। जबकि क्रॉस पॉलिनेटेड में इसका मुख्यतः यूज हम कहाँ करते हैं? इनब्रिड लाइन बनाने में, इनब्रिड लाइन में। इनब्रिड लाइन क्या होता है? इनब्रिड लाइन मतलब होता है कि भैया ऐसी लाइन जो हम क्या कर रहे हैं, बार बार जो है एक ही सेल्फिंग से या सिबमैटिंग से पैदा कर रहे हैं, समझ रहे हो? देखो, जब क्रॉस पॉलिनेशन करवाना होता है उसमें भी हमको क्या होता है, एक इनब्रिड लाइन या आर लाइन बनानी पड़ती है, आर लाइन बोलते हैं इसको, ये बनाना पड़ता है। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में भी इनब्रिड लाइन मेंटेन करनी होती है। इनब्रिड लाइन का मतलब है, इसको हम कैसे तैयार कर रहे हैं, या तो इसकी हम बार बार सेल्फिंग करवा रहे हैं या फिर इसकी सिब मैटिंग करवा रहे हैं। सिब मैटिंग और सेल्फिंग क्या होता है? सेल्फिंग मतलब है कि सेल्फ खुद से ही मतलब क्रॉस करवा के जो है नई वैरायटी पैदा करना, ठीक है। उसी का मतलब वही बीज है, उसमें कोई भी मिक्सचर नहीं किए, कोई भी नया सिलेक्शन नहीं लिए, उसी को बार बार बो रहे हैं, तो ये हमारा हो गया सेल्फिंग। सिब मैटिंग क्या है? सिब मैटिंग का मतलब है एक ही माता पिता की दो संतानें होंगी, एक ये संतान ये संतान, अब इसके बीच में अगर क्रॉस करवाया जाए तो इसको हम बोलते हैं सिब मैटिंग, ठीक है। सिब मैटिंग क्या है? एक ही माता पिता की दो संतानों के बीच क्रॉस हो, इसे बोलते हैं सिब मैटिंग। इनसे जो मतलब बीज तैयार होता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनब्रिड, इनब्रिड, ठीक है, इनब्रिड बोलते हैं। तो इनब्रिड लाइन की आवश्यकता हमको पड़ती है, तो क्रॉस पॉलिनेशन में इनब्रिड लाइन बनाने के लिए, और सेल्फ पॉलिनेशन में चूंकि वो इनब्रिड होते ही हैं, सेल्फ पॉलिनेशन में तो इनब्रिड की आवश्यकता ही नहीं है, वो खुद सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, उसमें बाहर से क्रॉस हो ही नहीं रहा है, तो उनमें हम लोग क्या नई वेराइटी डेवलप करने के लिए इसका यूज कर लेते हैं। बल्क ब्रीडिंग मेथड की अगर हम बात करें, सिलेक्शन रिफर्स टू सिलेक्शन प्रोसीजर in which the segregating population of self-pollinated species is grown in the bulk plot। कह रहा है बल्क ब्रीडिंग मेथड जो आपको बताए थे, इसमें क्या होता है? सिलेक्शन रिफर्स टू सिलेक्शन प्रोसीजर्स इन विच द सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन ऑफ अ सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज इज ग्रोन इन बल्क प्लॉट। सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज को हम क्या उगाए हैं? एक प्लॉट में बहुत बल्क में उगा लिए हैं, ठीक। इस बल्क में उगाने के बाद हम क्या करते हैं? इसमें से जो है सिलेक्शन करते हैं, ठीक। इसमें से सिलेक्शन करते हैं, फिर उनकी बुआई करते हैं, और कहाँ पर सिलेक्शन करते हैं? सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन में करते हैं। इससे हमारा क्या होता है? इसी को हम मास या पॉपुलेशन मेथड बोलते हैं। दिस इज मेथड इज जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप प्लांट। बल्क ब्रीडिंग मेथड कहाँ यूज करते हैं? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना। जेनेटिक इंप्रूवमेंट के लिए यूज करते हैं, याद रखना। इसमें हम क्या करते हैं? बड़े पैमाने पर कई सारी सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज को उगा रहे हैं, ठीक है। फिर उसमें से हम क्या कर रहे हैं? देखो, बल्क में हम लोग उगा रहे हैं क्या? सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज। ये एक ये है, ये एक ये है, ये एक ये, सब अलग अलग हैं, ठीक है। मान लो ये सारे प्लांट लगे हुए हैं। अब इसमें से हम क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे बल्क में से ही,
ठीक है, उनको फिर उगाएंगे। इससे हमारा क्या होगा, जेनेटिक इंप्रूवमेंट होता रहेगा किसका, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स का। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बैक क्रॉस मेथड क्या है। बैक क्रॉस में क्या होता है, देखो बैक क्रॉस क्या होता है। बैक क्रॉस का मतलब है भैया दो माता पिता होंगे, एक मतलब ये माता पिता हो गए, इनके क्रॉस से एक बच्चा पैदा होगा। ठीक, मान लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है, पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स से ये क्या पैदा हुआ, प्रूजनी, या इसे बोलते हैं हिंदी में संतति, प्रूजनी पैदा हुई। अब ये प्रूजनी का क्रॉस हम किससे करवा रहे हैं, पेरेंट्स से अगर दोबारा करवा दें, इसे बोलते हैं बैक क्रॉस। समझ में आया। देखो ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है। जब इनका क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है, जिसमें दोनों के जीनोटिपिक कैरेक्टर हैं। बात समझ लो। अब इसका क्रॉस चाहे हम इससे करवा दें चाहे इससे करवा दें, यानी पेरेंट से, इसे हम बोलते हैं F1 ना, पहली पीढ़ी बन रही तो F1 बोलते हैं, फर्स्ट फेलियल जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन बोलते हैं। इस F1 जनरेशन का क्रॉस किससे करवा रहे हैं, पेरेंट से करवा दे रहे हैं, चाहे इससे करवा दे चाहे इससे। इस मेथड को बोलेंगे बैक क्रॉस। कहने का मतलब हम आराम से सीधे ये कह सकते हैं कि बैक क्रॉस इज इक्वल टू F1 इंटू पेरेंट। ठीक है, F1 इंटू पेरेंट क्या है, हमारा बैक क्रॉस है। अच्छा, ये दो तरीके से हो सकता है, या तो हम ये डोमिनेट वाले से क्रॉस करवाएंगे या तो रिसेसिव वाले से करवाएंगे। ठीक है, यानी इसका इससे क्रॉस करवाएंगे या इससे करवाएंगे, इन दोनों को तो बोलेंगे बैक क्रॉस। लेकिन जब इससे करवाएंगे तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। यानी जब F1 इंटू रेसेसिव पेरेंट से करवाते हैं तो इसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट में क्या होगा, रेसेसिव होगा। और एक होता हमारा आउट क्रॉस। आउट क्रॉस में हम क्या करवाते हैं, डोमिनेंट, F1 इंटू डोमिनेंट पेरेंट कर देंगे। ठीक है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी है, जब इससे F1 का क्रॉस करवा रहे हैं तो वो क्या है, डोमिनेंट है ना ये, तो ये हो जाएगा आउट। ये रेसेसिव है, स्मॉल लेटर में लिखा है, इसका मतलब ये रेसेसिव है, तो ये हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैक क्रॉस मेथड इज एप्लीकेबल इन ऑल थ्री ग्रुप्स ऑफ क्रॉप। सेल्फ पॉलिनेटेड में भी यूज करते हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड में भी यूज करते हैं, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन में भी यूज करते हैं। बैक क्रॉस सब में यूज हो जाता है। बैक क्रॉस मेथड हैज बीन वाइडली यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी। याद रखना, डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज हम लोग कौन से मेथड का करेंगे ब्रीडिंग में, बैक क्रॉस मेथड का करेंगे। सेल्फ और क्रॉस दोनों वैरायटीज में, जैसे व्हीट हमारा सेल्फ पॉलिनेटेड है, कॉटन हमारा क्रॉस पॉलिनेटेड है, ये एग्जांपल व्हीट और कॉटन ले लेते हैं हम लोग। इट हैज आल्सो बीन यूज्ड फॉर इंटर स्पेसिफिक जीन ट्रांसफर। एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में जीन के ट्रांसफर के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, बैक क्रॉस मेथड का यूज करते हैं, जिससे हमारी क्या होती है, मल्टी लाइन वैरायटी डेवलप हो पाती हैं, किसमें, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में इंटर स्पेसिफिक जीन का ट्रांसफर करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे हम लोग, बैक क्रॉस मेथड का यूज करेंगे। लास्ट हमारा जो मेथड बनता है वो बनता है रिकरेंट सिलेक्शन। As reselection generation after generation with interbreeding of select to provide for genetic recombination। क्या कहना है, एज रीसलेक्शन जनरेशन आफ्टर जनरेशन विद द इनब्रीडिंग आपको मतलब बताए थे, इनब्रीडिंग में आपको मतलब वही बताए थे, सिबमैटिंग द्वारा। ठीक है, सिबमैटिंग या सेल्फिंग के द्वारा लगातार जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनते चले जाते हैं। इससे हमारा क्या होता है, इससे संकर ओज की लॉस होती जाती है, यानी जो हाइब्रिड हमारा होगा वो विगरस नहीं बनेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। रिकरेंट सिलेक्शन इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड एज मेथड ऑफ ब्रीडिंग क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज। इसका मुख्यतः प्रयोग क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज के लिए स्टार्ट किया गया था, लेकिन अब इसको हम सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज में भी यूज कर लेते हैं। मुख्यतः जिसमें किया गया था, अगर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन रहे तो आप क्रॉस पॉलिनेशन को ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इंटरब्रीडिंग में हम लोग क्या करेंगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के हिसाब से। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के हिसाब से सिलेक्शन इसमें करेंगे। अभी तक सिलेक्शन आप देख लिए कई प्रकार से, एक फिनोटाइप के हिसाब से देख लिए, ठीक है, एक उनके एंसेस्ट्री के हिसाब से देख लिए, ये जीनोटाइप के हिसाब से, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के हिसाब से सिलेक्शन करते हैं रिकरेंट सिलेक्शन में। अब आ जाते हैं हम लोग अगली यूनिट पे, जिसका नाम है सीड टेक। सीड टेक में अगर बात की जाए, सीड कहते किसे हैं, देखो भैया, बॉटनी में सीड उसे कहा जाता है जो क्या होता है, एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ओव्यूल मतलब
अंडा बनने से पहले का, अंडाणु बोलते हैं इसको, बीजाणु बोलते हैं, ठीक है, बीज बनने से पहले का ये तत्व है ओव्यूल, ठीक है। अच्छा, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में क्या होगा, देखो एक होना चाहिए हमारा एम्ब्रियो, क्या होना चाहिए, एम्ब्रियो होना चाहिए, और इसके चारों तरफ कहीं ना कहीं खाना हो, खाना हो, ठीक है, उसके ऊपर ये आवरण हो यानी सीड कोट हो। इस पूरे मैटर को मिलाकर हम बोल देते हैं सीड। क्या होना चाहिए, हमने कहा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कंसिस्टिंग ऑफ इंटैक्ट एम्ब्रियो, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जिसमें क्या हो, एम्ब्रियो हो, वो भी कैसा, जिंदा, जिसमें खाना भी हो जिससे एम्ब्रियो और जिंदा रह पाए, सीड कोट उसके ऊपर हो जो उसको बचा के रखे, ठीक है, और जर्मिनेट करने की क्षमता भी रहे, तो ऐसे उसको हम बोल देंगे सीड, ठीक। जर्मिनेशन की क्षमता हो, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल हो, स्टोर्ड फूड हो, सीड कोट हो, सारे मिलाकर सीड कहलाएगा। कुल मिला के उसमें मेन चीज यही है कि उसमें जमने की क्षमता हो, ठीक। ऐसा दाना, ऐसा अनाज जिसमें जमने की क्षमता है, वो हमारा क्या है, सीड है। इसके बाद हाँ, नेशनल सीड एक्ट पास्ड इन 1966। नेशनल सीड एक्ट, नेशनल सीड एक्ट कब बना था, 1966 में। वहीं नेशनल सीड कारपोरेशन अगर पूछा जाएगा तो 1963 में। दोनों पूछे जाते हैं, याद रखना है। नेशनल सीड एक्ट कब पास हुआ, 66 में। नेशनल सीड कारपोरेशन कब बना, 63 में, ठीक है। क्लासेस ऑफ सीड, 5 भागों में मुख्यतः सीड को बांटा गया है। 5 प्रकार के सीड हम देखते हैं, न्यूक्लियस सीड देखते हैं, ब्रीडर सीड देखते हैं, रजिस्टर्ड फाउंडेशन सीड देखते हैं, रजिस्टर्ड सीड देखते हैं, सर्टिफाइड सीड देखते हैं। ये 5 प्रकार के टोटल सीड हम लोग देखते हैं, न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन, रजिस्टर्ड, सर्टिफाइड। न्यूक्लियस सीड क्या होता है भैया, 100% जेनेटिक प्योर सीड होगा ये न्यूक्लियस सीड, एकदम 100% श्योर होगा। ब्रीडर ही इसको जो है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में बनाते हैं, इसको रिसर्च के लिए बहुत कम मात्रा में बनाया जाता है, रिसर्च की जाती है और 100% प्योर जेनेटिक मटेरियल इसमें होगा, ये हमारा न्यूक्लियस सीड कहलाता है। बात समझ में आई। इसके बाद इसी न्यूक्लियस सीड से हम थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा करेंगे। न्यूक्लियस सीड चूंकि मान लो भाई 2 मुट्ठी बनाए हैं तो 2 मुट्ठी से काम तो चलेगा नहीं, तो इसको हम बनाते हैं थोड़ा सा बड़े पैमाने पर उगाएंगे, लेकिन इसमें भी क्या होगा, प्लांट ब्रीडर का ही पूरा सुपरविजन होगा, वही स्ट्रिक्ट सुपरविजन करेगा, वही देखरेख करेगा पूरी। उसके बाद इसको तैयार किया जाएगा ब्रीडर सीड को, ठीक है। सेम न्यूक्लियस सीड जैसा ही होता है, जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी लगभग 100% इसमें भी होती है। गोल्डन येलो कलर के टैग रहते हैं। देखो बोरी के ऊपर क्या होता है, टैग कलर दिया जाता है अलग अलग, जिससे आप पहचान पाएं कि ये सीड है कौन सा, ठीक है, कौन सा सीड है। तो ये हमारा जो है इसके ऊपर ब्रीडर सीड के ऊपर कैसा कलर देखा रहता है, गोल्डन येलो कलर का, हमको एकदम सोने जैसा चमकता हुआ कलर हमको टैग का इसके दिखेगा, ठीक है। इसके बाद फाउंडेशन सीड हमारा जो है ये किससे बनता है, ये ब्रीडर सीड से बनता है। फाउंडेशन सीड किससे बनता है, ब्रीडर सीड से बनता है। फाउंडेशन सीड को मदर सीड भी कहा जाता है, क्योंकि फाउंडेशन सीड को कुछ किसान भी उगा लेते हैं, रिसर्च स्टेशन भी उगाते हैं, और इसी से मुख्यतः सर्टिफाइड सीड बनाया जाता है, जो सारे सीड्स के लिए, जो मतलब सारे किसानों के लिए अवेलेबल होता है। बीज बुआई में मुख्यतः सर्टिफाइड सीड का ही प्रयोग किया जाता है और फाउंडेशन सीड से ही वो बनता है, इसीलिए इसको मदर सीड भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद 99.9% इसमें क्या होती है, जेनेटिकली प्योरिटी होती है। 99.9% जेनेटिक प्योर होगा। फिजिकल प्योरिटी की बात करें तो 98% तक हो सकता है, यानी 99.9% जेनेटिक प्योरिटी, 98% फिजिकल प्योरिटी पाई जाएगी फाउंडेशन सीड में। इसको नेशनल सीड कारपोरेशन के द्वारा जो है इसको बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, और जो है इट प्रोड्यूस्ड ऑन द गवर्नमेंट फार्म्स, सरकारी फार्म्स पे तैयार होगा, यूनिवर्सिटीज़ में तैयार होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में तैयार होगा, और रिसर्च साइंटिस्ट और एक्सपर्ट की देखरेख में पूरा ये तैयार होता है। स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी इसको क्या करती हैं, सर्टिफिकेट देती हैं, ठीक है। इसके बाद और फाउंडेशन का टैग कलर क्या होगा, सफ़ेद रंग का इस पर टैग कलर लगा होगा, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है टैग कलर इसका कौन सा है, ठीक है। इसके बाद रजिस्टर्ड सीड मुख्यतः भारत में उगाया नहीं जाता है। फाउंडेशन के बाद हम लोग फाउंडेशन से सीधे क्या बना देते हैं, सर्टिफाइड सीड बना देते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड सीड भी कुछ देशों में उगाया जाता है। तो ये हमारा जो है रजिस्टर्ड सीड फाउंडेशन सीड से भी बनता है, और रजिस्टर्ड सीड की सेल्फिंग करवा के खुद भी बनाया जा सकता है, ठीक है। इसका जो जनरली भारत में अवॉइड किया जाता है पर्पल कलर का, वैसे इसका टैग कलर होता है किस कलर का, पर्पल कलर का, पर्पल या ऑरेंज कह सकते हो,
पर्पल या ऑरेंज कुछ भी लिखा रहे, संतरी रंग का रजिस्टर्ड सीड हमारा रहेगा, पर्पल कलर का रजिस्टर्ड सीड रहेगा। सर्टिफाइड सीड हमारा या तो रजिस्टर्ड सीड से बन सकता है, या तो फाउंडेशन सीड से बन सकता है, या खुद सर्टिफाइड सीड को हम लोग सेल्फिंग करके उगा लें तो सर्टिफाइड सीड से भी बन सकता है। तो सर्टिफाइड सीड हमारा किससे बनेगा? फाउंडेशन से मुख्यतः हम लोग वैसे बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा इसमें बहुत अच्छी जेनेटिक आइडेंटिटी और प्योरिटी रहती है, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 99% ही होनी चाहिए, लेकिन अच्छी रहती है। ठीक है, और इसको सर्टिफाइड किया जाता है, स्टेट सीड सर्टिफाइंग एजेंसी इसको सर्टिफाई करती हैं। फाउंडेशन को नेशनल सीड एजेंसी सर्टिफाई कर रही थी और इसको स्टेट सीड एजेंसी सर्टिफाई करती हैं सर्टिफाइड सीड को। ये आपको समझ में आया। द बैग आर डिनोटेड ब्लू या एजोरा ब्लू बोलते हैं, नीला या एजोरा ब्लू बोलते हैं, ऐसा इसका टैग कलर होता है। किसानों को बुआई के लिए मुख्यतः सर्टिफाइड सीड ही दिया जाता है। बात समझ में आ गई? इसके बाद बात कर लें वायबिलिटी ऑफ सीड की, यानी बीज की जीवन क्षमता की बात कर लें, बीज की जीवन शक्ति। यानी ये क्या है कि भैया जब उसको कोई मतलब परफेक्ट इन्वायरमेंट दिया जाए तब भैया सीड क्या हो, आराम से उग जाए। इस कंडीशन में जो है क्या माना जाएगा? सीड वायबल है, यानी सीड जिंदा है, जमने की क्षमता उसके अंदर है। ठीक है, अब ये इसके लिए हम लोग सीड वायबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। 3 प्रकार के टेस्ट जो है इन्होंने बताए हैं। एक इन्होंने कहा कि पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ कर लो, ये हमारा क्वालिटेटिव टेस्ट है पता लगाने का कि सीड जिंदा है कि मर गया। क्या है? क्वालिटेटिव टेस्ट है पोटेशियम परमैंगनेट। लेकिन ये उतना प्रचलन में नहीं है। प्रचलन में सबसे ज़्यादा जो है वो है टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? टीजेड टेस्ट। क्या बोलते हैं? टीजेड टेस्ट, टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल टेस्ट है ये, बायोलॉजिकल टेस्ट है ये भैया। एक केमिकल होता है टेट्राजोलियम क्लोराइड। पूरा अगर बात किया जाए तो 235 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड इसका पूरा नाम है। टेट्राजोलियम का पूरा नाम क्या है? 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग इसी का यूज़ करते भी हैं। अब इसका कितना मात्रा चाहिए? 0.5 से 2% सोल्यूशन इसका होना चाहिए। टेट्राजोलियम का 0.5 से आधे से 2% का सोल्यूशन होगा। इस घोल को हम क्या करेंगे? देखो हम लोग क्या करते हैं, सीड को क्या करते हैं ऐसे, मान लो ये चने का बीज है, ठीक है, मान लो ये क्या है? चने का बीज है, ठीक है, ये चना है। तो ये रैक किस पर से होता है ऐसे, तो हम इसको क्या करेंगे? यहीं से क्या करेंगे? यहीं से हम फाड़ लेंगे इसे। ठीक, फाड़ लिए। इसको फाड़ने के बाद यानी 2 बीज पत्र हमको समझ के आ जाएंगे। अगर एकल बीज पत्री तब भी बीज से हम ऐसे हॉरिजेंटली ही इसको काट लेते हैं, चाकू से शार्प नाइफ लेते हैं एकदम, और बहुत आराम से इसको काट लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा वो। ठीक, 2 पार्ट्स में जब डिवाइड हो जाएगा तो उसको हम क्या करते हैं? यही जो 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का सोल्यूशन है 0.5 से 2% का, उसमें जो है डाल देंगे। उसमें डालने के बाद 40 डिग्री सेल्सियस पर हम इसका क्या करेंगे? रख देंगे वाटर वेपोर में, वाटर हीट बोलते हैं। ठीक है, वाटर हीट में रख देंगे इसको। ठीक है, गर्म पानी में रख देंगे, इसे समझो। थोड़ी देर बाद जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो जो हमारे जितने भी जीवित सीड होंगे, जितने भी वाइबल सीड होंगे, उनमें जो हमारा एम्ब्रियो पाया जाता होगा, एम्ब्रियो जो होता है उसका कलर एकदम डार्क रेड हमको दिखेगा। क्या दिखेगा? डार्क रेड कलर दिखेगा। इससे हम अंदाजा लगा लेंगे ये सीड क्या है? जीवित है। और जो डार्क रेड नहीं होंगे इसका मतलब वो जीवित नहीं है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं? अब हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, वायबिलिटी परसेंटेज कितनी है। तो वायबिलिटी परसेंटेज के लिए टोटल हमने 100 सीड मान लो लिए थे, तो टोटल जितने जितने टोटल सीड लिए थे उसको नीचे रख लेते हैं, और ऊपर जो है हम लोग है कितने जो है जीवित मिले उनको रख लेते हैं, 100 से गुणा करवा देते हैं। ये हमारा प्रतिशत निकल आएगा किसका? वायबिलिटी परसेंटेज। ठीक है, इसके बाद बात कर ले, क्विकेस्ट मेथड है, बहुत अर्ली तरीके से यूज कर लिया जाता है। इसके अलावा ग्रोडेक्स टेस्ट। ग्रोडेक्स कुछ और नहीं है, एक ब्रांड नेम है। जैसे हम लोग दवाई बेचते हैं तो दवाई का फार्मूला अलग रहता है, लेकिन ब्रांड नेम अलग अलग हो सकता है। ठीक है, पैरासीटामॉल डोलो भी खाते हैं, पैरासीटामॉल की कॉम्बिफ्लेम भी आती है, बहुत सारी पैरासीटामॉल की अलग अलग दवाई आती हैं। तो पैरासीटामॉल क्या है? एक फार्मूला है, और उस दवाई के अलग अलग ट्रेड नेम हो सकते हैं। तो ऐसे ग्रोडेक्स टेस्ट कुछ और नहीं है, सीड जर्मिनेशन इंडिकेटर है, जो ब्रांड नेम ही है ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड का। ठीक है, ये क्या था? ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड था, समझ लो। वो क्या है? ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड है।
समझ लेना, ग्रोडेक्स में टेट्राजोलियम ब्रोमाइड है, ब्रो है वो, ग्रो है तो ब्रो है, ठीक है, ये याद रखना। ठीक, ये पाउडर फॉर्म में हमको मिलता है, इसका भी यूज हम लोग कर लेते हैं सीड वेबिलिटी के लिए। आइसोलेशन डिस्टेंस की बात कर लें, आइसोलेशन सीड क्रॉप इज एसेंशियल टू अवॉइड जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी। हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग एक फसल उगा रहे हैं, ये फसल उगा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अगल बगल जो है फसल ना उगे, इसके अगल बगल कुछ दूरी तक फसल ना उगे, इसका ध्यान रखते हैं, यानी डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। क्यों? क्योंकि बाहरी इन्वेजन ना हो, जिससे हमारा जो है जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी बिगड़े ना, इम्प्योर ना हो। ठीक है, बाहर का सीड अंदर ना आ जाए, जिससे इम्प्योरिटी बढ़ जाएगी। बात समझ में आई? तो इम्प्योरिटी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस का यूज करते हैं। अच्छा, सीधी सी बात है, जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होंगी उसमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस कब होगा, समझ रहे हो? सेल्फ पॉलिनेटेड जो होगी वो प्लांट खुद आपस में ही पॉलिनेशन कर ले रहा है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा होगा, तो 3 मीटर जो है हमने रख लिया कि भैया एक फसल से 3 मीटर की दूरी पे ही दूसरी सेम फसल उगाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है, 3 मीटर तक ही रख लेंगे। तो ज़्यादातर जितनी सेल्फ पॉलिनेटेड वेराइटी हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, जौ है, जई है, इन सब में हम लोग क्या रखते हैं, 3 मीटर की आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड है, इनमें बहुत ज़्यादा बाहर से इन्वेजन वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, तो फाउंडेशन और सर्टिफाइड दोनों का अलग अलग होता है, लेकिन इसमें दोनों के लिए हम 3 मीटर डिसाइड कर लिए। ठीक, बात समझ में आई? आगे बात करें, फिर जो है ये एक चीज और याद रखना, हमेशा फाउंडेशन सीड में हम क्या बोले थे, 99.9% जेनेटिक प्योरिटी रखनी है। 99.9% जब जेनेटिक प्योरिटी रखनी है, तो हमको क्या रखना पड़ेगा, हमेशा आइसोलेशन डिस्टेंस ज़्यादा रखना पड़ेगा सर्टिफाइड के कंपेरिजन में। बात समझ में आई? तो इसीलिए हमेशा फाउंडेशन सीड का क्या होगा, ज़्यादा होगा आइसोलेशन डिस्टेंस। जैसे पर्ल मिलेट बाजरा का जो हाइब्रिड बनाते हैं, तो 1000 मीटर हम लोग रखते हैं, 1 किलोमीटर दूर पर कोई बाजरा और हाइब्रिड नहीं उगाएंगे हम लोग। ये हम ध्यान रखते हैं किसका, 1000 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस होना चाहिए फाउंडेशन सीड में। सर्टिफाइड सीड में 200 मीटर, मेज और सोरगम में 400-200, कॉटन में 50-30, ग्राउंडनट सोयाबीन में 3-3 दोनों में है। तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड के साथ ही हमारा ग्राउंडनट सोयाबीन सेम सेम है। देखो, मेज, सोरघम, रेपसीड, मस्टर्ड, इसमें 400-200 है, ओकरा में भी 400-200 है। तो अब 400-200 वाले हमारे पास कितने हो गए, याद रख लो, 400-200 वाले मेज सोरघम हमारा हो गया, इसके अलावा रेपसीड मस्टर्ड हो गया, इसके अलावा ओकेरा हो गया। तो 400-200 वाले हमारे पास कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, मेज, सोरघम, रेपसीड मस्टर्ड और ओकेरा। इसमें कैसा है, 400 फाउंडेशन के लिए, 200 हमारा क्या है, सर्टिफाइड के लिए। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके अलावा 1200 हमारा, 1200 किस में है, पर्ल मिलेट बाजरा में है। ठीक है, 50-30 हमारा कॉटन के हाइब्रिड में 50-30 है, जबकि 50-25 टमाटर में है। प्याज में हमारा याद रखना सर्टिफाइड और फाउंडेशन का बराबर होता है, 1000 होता है। ठीक है, रियल वैल्यू सीड निकालना है, अगर हमको रियल वैल्यू ऑफ सीड निकालना है, तो रियल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, प्योरिटी परसेंटेज इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज अपॉन 100, ये फार्मूला होता है रियल वैल्यू निकालने का। याद रखना, कभी भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको सवाल लगाने को दिया जा सकता है, प्योरिटी परसेंटेज, जर्मिनेशन परसेंटेज आपको देकर सीधे पूछ लें रियल वैल्यू क्या है। ठीक है, ऐसे ऐसे जो है आप आराम से लगा पाएंगे। ओके, रियल वैल्यू दिया है और कोई भी एक यूनिट कम है, तो मैथमेटिकली आप इसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, रियल वैल्यू इज इक्वल टू प्योरिटी परसेंटेज इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, इसको भी हम लोग परसेंटेज में ही बताते हैं, इट्स परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन और परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ सीड लॉट ऑफ क्रॉप प्लांट। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज एंड आल्सो नोन एज यूटिलिटी परसेंटेज ऑफ सीड, यानी कितनी उपयोगिता सीड की है, कितना उपयोगी सीड है, इस रूप में इसको रियल वैल्यू को प्रदर्शित किया जाता है। और जो इसमें इम्प्योरिटीज़ निकल कर आती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डॉकेज बोलते हैं। जो सीड में इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें क्या बोला जाता है, डॉकेज बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना, सीड्स में जो इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डॉकेज बोलते हैं। ठीक है, जेनेटिक प्योरिटी की बात करें, जेनेटिक प्योरिटी की हमको जरूरत होती है कि भैया 100% जेनेटिक प्योरिटी होनी चाहिए, इसमें इम्प्योरिटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर चलो इतना मान लेते हैं हम कि भाई अगर तुमको करना ही है तो 0.1% तक हम लोग सिर्फ 0.1% हम मान लेते हैं कि भैया फाउंडेशन सीड में हम लोग कर सकते हैं। देखो
0.1% किस में कर सकते हैं, फाउंडेशन सीड में। तभी तो बताए थे 99.9% प्योर होना चाहिए, तो 0.1% की छूट किस में दिए थे, फाउंडेशन में दिए थे। इसके अलावा जो बाकी सीड है इसमें 0.5 तक की छूट दे रहे हैं, यानी 99.5% तो प्योर होना ही चाहिए कोई भी सीड हो जेनेटिकली। बात समझ में, 99.5%, 0.5 तक की छूट हम लोग बाकी सर्टिफाइड सीड वगैरह में दे लेते हैं। अच्छा, सीड इंडेक्स एक होता है, एक होता है टेस्ट वेट। सीड इंडेक्स मान लो जिनका दाना थोड़ा सा बड़ा है, इनके 100 दानों को हम गिनेंगे और इनको गिनने के बाद इनका वजन कर लेंगे, जो वजन आएगा वही क्या है, सीड इंडेक्स है। ठीक, और जिनके छोटे दाने हैं उनमें 100 की जगह हम क्या करेंगे, 1000 दानों को गिनेंगे और 1000 दानों का अगर हम वजन कर लेंगे तो यही क्या हो जाएगा, टेस्ट वेट हो जाएगा। बात समझ में आई। जैसे मक्का है, चना है, इन सब के दाने थोड़े से बड़े हैं तो इनके हम 100 ही दाने गिनेंगे तो मतलब भर का हमको वो मिल जाएगा, मतलब इसका मतलब भर का वजन हो जाएगा। तो इन 100 दानों को गिनकर हम लोग वजन तोड़ लेंगे, तो इसे बोलेंगे सीड इंडेक्स। वहीं जो छोटे छोटे हैं, चावल है, गेहूं है, इनके 1000 दानों को गिनकर हम तोलते हैं तो उसे बोलते हैं टेस्ट वेट। बात समझ में आ गई। इसके बाद सीड क्वालिटी इंडेक्स क्या है, इट इज विगर ऑफ सीड जर्मिनेशन, यानी बीज के जमने की जो क्षमता है वही सीड क्वालिटी इंडेक्स है। जर्मिनेशन परसेंटेज इन मेन, सबसे ज्यादा जर्मिनेशन परसेंटेज किसका होता है, मक्के का है, 90% जर्मिनेशन परसेंटेज। सबसे कम अगर पूछे जर्मिनेशन परसेंटेज किसका है तो कॉटन का है, मात्र 65% ही जर्मिनेशन होता है। जब आप 100 पेड़ लगाते हैं तो 65 ही उसमें जर्मिनेट होते हैं। ये सबसे लोएस्ट है फील्ड क्रॉप्स में। बात समझ में आई। आपसे पूछे सबसे ज्यादा जर्मिनेशन परसेंटेज किसका, आप बताएंगे मक्का, सबसे कम अगर पूछे तो आप बताएंगे कॉटन। कितना है सबसे ज्यादा, 90, सबसे कम कितना है, 65। ठीक है। सीड डोरमेंसी क्या है, देखो बीज जो है हमारे पास है, ठीक, बीज है, बीज वाइबल भी है, यानी जिंदा भी है, वाइबल है, ठीक, और जैसी उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए जमने के लिए वो सारी कंडीशन भी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी। डोरमेंसी यानी सो गया है, वो सुसुप्तावस्था में चला गया है, वो सो रहा है अभी, तो उसको जगाने के लिए यानी डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए हम लोग दो प्रकार के मेथड का यूज कर लेते हैं। एक मेथड है डोरमेंसी ब्रेकिंग का स्कैरिफिकेशन, एक है स्ट्रेटिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन क्या है, एनी ट्रीटमेंट फिजिकल और केमिकल दैट वीकनेस द सीड कोट, यानी सीड के ऊपर जो, बीज के ऊपर जो आवरण है उसको जब कमजोर करने वाला कोई भी ट्रीटमेंट हम करें, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, उसे हम बोलेंगे स्कैरिफिकेशन। स्कैर कर दे रहे हैं, उसकी जो बाहर का बीज आवरण है उसको एकदम स्कैर कर दे रहा है, ठीक है, तो स्कैरिफिकेशन हो गया ये। इसमें हम लोग यूज क्या करते हैं, एक केमिकल का यूज कर लेते हैं KNO3, ये स्ट्रॉन्गेस्ट डोरमेंसी ब्रेकर है, सबसे भैया स्ट्रांग है। 1 से 3% का पोटेशियम नाइट्रेट को हम यूज करेंगे, 1 से 3% का, और भैया इससे डोरमेंसी बहुत आसानी से टूट जाएगी। या सबसे ज्यादा हम लोग किसका यूज करते हैं, थायो यूरिया का, पूंछा भी सबसे ज्यादा थायो यूरिया जाता है, और सबसे ज्यादा थायो यूरिया का किस फसल में यूज करते हैं, तो वो आलू में करते हैं हम लोग। बात समझ में आ गई। आगे स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, अब स्ट्रैटी जहां भी आ जाए, यहां पर स्ट्रैटी आ जाए, इसका मतलब बात होनी है किस पे, टेम्परेचर पे। जब टेम्परेचर की बात आए तो स्ट्रेटिफिकेशन, और इसमें हम करते क्या है, टेम्परेचर को गिराकर चिलिंग टेम्परेचर पर ले जाते हैं, यानी टेम्परेचर कितना, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर ले जाकर बीज को हम रख देते हैं भैया 12 से 24 घंटे के लिए। इससे भैया क्या होता है, चिलिंग ट्रीटमेंट से हमारा बीज जो है डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है। बात समझ में आई। इसके अलावा सीड प्लॉट टेक्निक जो है खोजी थी डॉक्टर पुष्कर नाथ ने 1967 में, भारत के हैं, नॉर्थ इंडिया में ये चीज खोजी गई थी। इससे हमको करना क्या था, इस टेक्निक से हमको करना क्या था, वायरस फ्री हमको जो है आलू उगाने थे, वायरस फ्री, डिजीज फ्री आलू उगाना है हमको। देखो इसको उगाने में हमने जुगाड़ क्या लगाया, जुगाड़ हमने लगाया नॉर्दर्न प्लेन में हमको आलू उगाना है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इस आलू को हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस सीड ऑफ पोटैटो, यानी आलू में आप देखते होंगे जो आलू में ऐसे कहीं कहीं गड्ढे पड़ते हैं, ऐसे इन्हीं गड्ढों में छोटा सा अंकुरण वाला सीड होता है, ठीक, तो इसी सीड जो न्यूक्लियस सीड है इसको हम कब तैयार कर लेंगे, इस न्यूक्लियस सीड को हम तैयार कर लेते हैं अप्रैल से अगस्त के बीच में। कहाँ तैयार कर लेंगे, पहाड़ों में, ठीक है, पहाड़ों में ले जाकर इसको तैयार करेंगे। पहाड़ों में कब तैयार करेंगे, अप्रैल से अगस्त के बीच में। क्यों करेंगे, क्योंकि हिली एरियाज में
अगस्त से अप्रैल के बीच में एफिड की पॉपुलेशन बहुत कम होती है, और एफिड ही क्या करता है, वायरस का ट्रांसमिशन करता है। बात समझो, अप्रैल से अगस्त के बीच में पहाड़ों में एफिड की पॉपुलेशन बहुत कम है, और एफिड ही क्या करता था, वायरस का ट्रांसमिशन करता था। ठीक है, इसके बाद अप्रैल से अगस्त के बीच में जो ये बीज बना लिए हम, इसी बीज को लाकर हम क्या करेंगे, अपने यहाँ रख लेंगे। कहाँ, कोल्ड स्टोर में रख लेंगे, कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे। इसके बाद जब प्लेन्स में बुआई का टाइम आएगा, यानी मैदानों में जब बुआई का टाइम आएगा, मैदानों में कब बुआई होती है, अक्टूबर में, तो अक्टूबर में हम आलू प्लेन्स में यही वाला बो देंगे। बात समझे। हिली एरियाज में अप्रैल से अगस्त के बीच में एफिड का प्रकोप बहुत कम होता है, इसीलिए वहाँ पर जाकर हम न्यूक्लियस सीड को तैयार कर लेते हैं। उस न्यूक्लियस सीड को लाते हैं, यानी न्यूक्लियस सीड में ब्रीडर पूरे ब्रीडर ही करेंगे उसको, यानी रिसर्च साइंटिस्ट करेंगे। उसके बाद लाकर इसको रख लेंगे कहाँ, कोल्ड स्टोरेज में, और राह देखेंगे, अक्टूबर जैसे ही आएगा इसको बो देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिजीज फ्री हमारा प्लांट तैयार हो जाएगा नॉर्दर्न प्लेन में। ये हमारा क्या टेक्निक है, सीड प्लॉट टेक्निक है। इसको जो है किसने खोजा था, पुष्कर नाथ ने 1967 में खोजा था। बात समझ में आ गई पूरी। ठोक दो फिर लाइक, धड़ाके से करो कमेंट, और जो है बताओ हमको मजा आया सेशन में कि नहीं। ठीक है, जरा सा और भैया बीजों के बारे में आपको बता दें, कुछ और थोड़े थोड़े बीज हैं। जैसे दो कैटेगरी के बीज और होते हैं, एक को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, एक को बोलते हैं रिकैल्सिट्रेंट। एक को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, एक को बोलते हैं रिकैल्सिट्रेंट। सीड रिमेन वाइबल फॉर द लॉन्ग टाइम एट द लो टेम्परेचर एंड लो मॉइस्चर। देखो भैया, कितनी मॉइस्चर गिरा लो तुम, ठीक, कितनी भी नमी वायु में कम हो जाए, हवा में कितनी भी नमी कम हो जाए, और कितना भी टेम्परेचर गिर जाए, कुछ ऐसे सीड होते हैं उच्च कलाकार कि वो भैया जिंदा बने ही रहते हैं, वेबिलिटी उनकी जाती ही नहीं है। जैसे सीरियल्स हैं, बीन्स हैं, यानी गेहूं है, धान है, और जो बीन्स हैं, मतलब जो बीन्स समझ रहे हैं ना, बीन्स बस सेम वगैरह। ठीक है, तो ये बीन्स हैं और कुछ सीरियल्स हैं, ये जो है इनकी वाइबिलिटी बहुत बढ़िया स्ट्रांग होती है। ये भैया बहुत लो टेम्परेचर पर भी जिंदा रह लेते हैं, हवा में एकदम नमी कमी हो जाए तब भी जिंदा रह लेते हैं। तो ऐसे सीड कहलाते हैं ऑर्थोडॉक्स। ये साले ऑर्थोडॉक्स हो गए हैं, मर ही नहीं रहे कतई। ठीक, रिकैल्सिट्रेंट सीड क्या होते हैं, इनके अंदर भैया कतई कमजोरी छा जाती है। जैसे भैया लो मॉइस्चर हुआ या लो टेम्परेचर हुआ, ये निपट गए, इनकी तुरंत वेबिलिटी खत्म, इनकी जीवन क्षमता तुरंत खत्म। जैसे 12 से 14% से मॉइस्चर नीचे आया कि आम है, नारियल है, सब ढेर, इनके सीड बेकार, किसी काम के नहीं। ठीक, तो ऐसे सीड कहलाते हैं रिकैल्सिट्रेंट सीड। ठीक, इसके अलावा सीड एक्ट हमारा 29 दिसंबर 1966 को पास हुआ था। 1968 में सीड रूल को नोटिफाई किया गया। ध्यान रखो क्या क्या चीज बता रहे हैं। सीड एक्ट पास हुआ 29 दिसंबर 1966 को। 1968 में सीड रूल नोटिफाइड किया गया। सीड एक्ट 66, सीड रूल 68, और जो सीड एक्ट हमारा बना था वो इन्फोर्स्ड कब से हुआ, लागू कब से हुआ, तो 2 अक्टूबर 1969। तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीड एक्ट बना 29 दिसंबर 1966, उसके बाद सीड रूल कब से चालू हुआ, 1968 से, और सीड एक्ट लागू कब हुआ, 2 अक्टूबर 1969 को। बात समझ में आई। इसके अलावा सीड वाज डिक्लेयर्ड एज एसेंशियल कमोडिटी। सीड को हम लोग क्या बना दिए, एसेंशियल कमोडिटी घोषित कर दिए। किस एक्ट के तहत, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत। ठीक है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत हमने क्या किया, बीज को एक एसेंशियल कमोडिटी घोषित कर दिया, एक आवश्यक उद्यम घोषित कर दिया। ये हमारा क्या है, हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, इसलिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत 1955 के तहत इसको एसेंशियल कमोडिटी घोषित कर दिया गया। सीड प्रोडक्शन एजेंसीज। सीड प्रोडक्शन एजेंसी दो प्रकार की हैं हमारी, एक है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, एक है स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। दो सीड एजेंसीज हैं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन 1963 में रजिस्टर्ड किया गया था पहली बार। उद्देश्य क्या था, टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ सीड इंडस्ट्री इन इंडिया। पूरे देश में सीड इंडस्ट्रीज को हमको डेवलप करना है। इसी की वजह से आज देखते हैं आप बायर्स वगैरह जितनी भी हमको प्राइवेट सीड एजेंसीज नजर आती हैं, इसी की देन है। टू प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाई फाउंडेशन सीड ऑफ वेरियस क्रॉप्स, और अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग तरीके का फाउंडेशन सीड तैयार करना। आपको बताए थे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन फाउंडेशन सीड तैयार करता है, जबकि सर्टिफाइड सीड कौन तैयार करता है, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन तैयार करवाता है। ठीक है, और ये
एसएससी जो बनाई गई थी, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, क्यों बनाई गई थी? चूंकि एनएससी का लोड कम किया जा सके और सर्टिफाइड सीड को तैयार करने में मदद कर सके। एगमार्क क्या है? एगमार्क हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्ट 1937 के तहत रजिस्टर्ड किया गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्ट कब बना? 1937। एगमार्क पूछे कब बना? 1937 में बना। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्ट 1937 बना। ठीक है, इसमें क्या था, देश में जितनी भी एग्रीकल्चर, देखो दो चीज़ों पे काम करता है। पहली बात, इसका काम क्या है कि ये किसी भी उत्पाद, जो हम उत्पाद पैदा कर रहे हैं, इस उत्पाद की क्या बताता है? क्वालिटी या प्योरिटी, क्वालिटी या प्योरिटी बनाता है। जैसे सोने में आप देखते हैं, पढ़ते हैं आईएसआई मार्क है, पढ़ते हैं ना, आईएसआई मार्क है तो सोना जो है शुद्ध है, ये सब चीज़ पढ़ते हैं ना आप। तो उसी टाइप का एग्रीकल्चर के लिए एग मार्क है। क्या है? एग मार्क। ये एग मार्क क्या करता है हमारा? ये भैया दो चीज़ें, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं या जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट, इनकी क्वालिटी और प्योरिटी के बारे में ये क्या करता है? मार्किंग देता है। ये मार्क करता है कि ये क्वालिटी अच्छी है इसकी। ठीक है, ये काम करता है कौन? एगमार्क। और ये भैया नागपुर में इसका मुख्यालय, एगमार्क की सेंट्रल लेबोरेटरी कहाँ है? ये भैया है नागपुर में। ठीक है, कुछ टर्म बचे हैं यूनिट्स के। जेनेटिक क्या है? हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन। हेरिडिटी क्या होता है? यानी हेरिडिटी यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर्स का जाना। वेरिएशन क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चीज़ें जा रही हैं, लेकिन भैया क्या है, एक ही माता पिता की दो संतानों के बीच में हम देखते हैं कुछ विभिन्नताएं नज़र आती हैं, कुछ डिफरेंसेस नज़र आते हैं। इन डिफरेंसेस को हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। तो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर का भी अध्ययन करेंगे और इन वेरिएशंस का भी अध्ययन करेंगे। किसमें? जेनेटिक्स में। यूजेनिक्स क्या है? द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स। जब हम जितने भी जेनेटिक्स में हम सिद्धांत पढ़ते हैं, उनके ह्यूमन काइंड में इंप्रूवमेंट के लिए अध्ययन करने लगे, ह्यूमन काइंड में इंप्रूवमेंट के लिए प्रयोग करने लगे, तो उसे यूजेनिक्स बोला जाएगा। जीन पूल क्या है? तो देखो, द सम टोटल ऑफ ऑल द एलील्स। देखो, एक जीन के अंदर जितने भी एलील्स पाए जाते हैं, इन सारे एलील्स को अगर हम जोड़ लें और इनका जो रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन में जितने भी जीन पाए जाते हैं, सबके एलील्स को हम अगर जोड़ लें एक साथ में और उनके कैरेक्टर्स को देखें, तो ये हम जीन पूल कहलाएंगे। ये जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखो, जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब है, मान लो एक तरीका बताते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाया तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी हमारा बना। इसकी जब सेल्फिंग करवाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी की हम, यानी F2 जनरेशन में जाते हैं, तो हमारा क्या बनता था कि एक कैपिटल टी बनेगा, दो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे और एक स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, तो अब आपको बताना है टोटल पौधे कितने हैं? 4 पौधे हैं। ठीक है, ये 4 पौधे में आपको अगर बताना हो कि भैया कैपिटल टी वाले कितने थे, तो एक था, तो इसकी जो जीन फ्रीक्वेंसी हुई 1/4 हो गई। ठीक, अगर पूछे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, तो आप बताए थे 2 थे, टोटल पौधे कितने? 4, तो ये हमारा जीन फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 2 1 कम 2 1/2, यानी इसकी जीन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1/2 हो गई। यानी टोटल पॉपुलेशन में से जो ये एलील है ये कितना है, ये बताने का काम करता है जीन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और डिटेल में पढ़ना है तो जेनेटिक्स की पहले क्लासेस हम ले चुके हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। साइटोजेनेटिक्स की बात करें भैया, साइटोजेनेटिक्स क्या है? कंसर्न विद द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ क्रोमोसोम एंड देयर इफेक्ट एंड डेवलपमेंट कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी क्रोमोसोम का अध्ययन करेंगे, क्रोमोसोम के प्रभाव से जो कैरेक्टर्स पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे, साइटोजेनेटिक्स हो गया। जीनोम की बात करें, अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक डिप्लॉयड स्पीसीज का जो कंप्लीट सेट होता है क्रोमोसोम का, उसे जीनोम बोला जाएगा। पहला थॉमस फेयरचाइल्ड ने फेयरचाइल्ड म्यूल बनाया था, 1717 में, बता चुके हैं। यूफेनिक्स क्या होता है? डील्स विद द कंट्रोल ऑफ हेरिडिटी डिजीज स्पेशली इन बॉर्न ईयर ऑफ मेटाबॉलिज्म। देखो, मेन चीज क्या है, जो अनुवांशिकी में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में रोग चले जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम कहाँ अध्ययन करने जाएंगे? यूफेनिक्स में जाएंगे। यूफेनिक्स, ठीक है, इसमें क्या करेंगे? यूफेनिक्स में क्या करेंगे? हेरिडिटी से होने वाले जीन्स डिजीजेस को कंट्रोल करना है। इपस्टेटिस क्या है? व्हेन वन जीन अफेक्ट इन एनी वे द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, यानी एक जीन जो है दूसरे जीन को एक्सप्रेस होने में जो प्रभाव डालता है, यानी दूसरे जीन को एक्सप्रेस ना होने दे, ज़्यादा एक्सप्रेशन उसका बढ़ा दे, यानी एक जीन का दूसरे जीन पर जो प्रभाव होता है उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? इपस्टैटिस में करते हैं। जीनोमिक्स क्या है?
इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटायर जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। भैया एक पूरे ऑर्गेनिज्म के जीनोम के स्ट्रक्चर और फंक्शन का अध्ययन जब हम करते हैं तो जीनोमिक्स में करेंगे। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी में मतलब कहने का है कि एक बड़ा क्षेत्र है, इस बड़े क्षेत्र में अलग अलग टाइप के जीनोटाइप पाए जा रहे हैं, इनके बीच में जो वेरिएशंस है, विभिन्नताएं हैं, इनका अध्ययन करना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। डाइवर्सिटी मतलब विविधता, विविधता का अध्ययन करना है बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में विविधता का अध्ययन यानी जीनोम के लेवल पर विविधता का अध्ययन जब करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा। एक क्लाइमेटाइजेशन, एक भैया कोई जीव हमारा है, एक जीव हमारा है, वो दूसरी इन्वायरमेंट में रहता था, उसको नई इन्वायरमेंट में हम लेकर आए हैं और नई इन्वायरमेंट में उसके एडजस्टमेंट का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसे बोलते हैं एक क्लाइमेटाइजेशन। ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन क्या है? ये तीनों हमारी जो है लाइंस हाइब्रिड बनाने में हमारी यूज होती हैं। ए लाइन हमारी मेल स्टेराइल लाइन होती है, मेल यानी नर बंध लाइन होती है। ठीक है। नई हाइब्रिड वैरायटी बनाने में मेल स्टेराइल लाइन का यूज किया जाता है। बी लाइन हमारी मेंटेनर लाइन होती है, मेंटेनर लाइन होती है, ये फर्टाइल काउंटर पेरेंट पैदा करती है ए लाइन के। ए लाइन क्या था? स्टेराइल था, तो बी लाइन क्या है? फर्टाइल काउंटर पेरेंट पैदा करती है, उसके लिए काउंटर पेरेंट पैदा करती है ए लाइन के लिए। ठीक है। इसको मेंटेनर लाइन भी बोलते हैं। आर लाइन क्या है? इट इज एन इनब्रिड लाइन। इनब्रिड लाइन आपको बता चुके हैं, इनब्रीडिंग करवाते हैं, इनब्रीडिंग यानी सेल्फिंग करवाएं, या क्या बताए थे आपको, जो है सेल्फिंग करवाएं या फिर क्या करवाते चले जाएं हम, जो है क्या बोलते हैं यार, सेल्फिंग करवाना, इनब्रिड लाइन में सेल्फिंग, या फिर क्या बोलते हैं सिस क्रॉस कनेक्शन, सिस क्रॉस। ठीक है। कहने का मतलब है जब एक ही क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस करवाते हैं। ठीक है। तो या फिर सेल्फिंग करवाएं या क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस करवाएं, तो इससे जो हमारी जनरेशन पैदा होती है उसे इनब्रिड लाइन बोलते हैं, मेल स्टेराइल लाइन होती है। हाइब्रिड हमको बनाना होता है तो ए लाइन और आर लाइन का हम लोग क्रॉस करवाते हैं, इससे हमारा हाइब्रिड बनता है। ठीक है। ये हमारा चूंकि ए लाइन क्या थी? मेल स्टेराइल थी, और ये हमारी क्या है? मेल फर्टाइल लाइन है, तो इनका जो है क्रॉस जब करवाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? हाइब्रिड बन जाएगा। ठीक है। इन विट्रो क्या होता है? कोई भी देखो टेस्ट ट्यूब में भी आप पढ़ें तो इसमें क्या करते हैं, जो मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है, मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है, इनको हम लोग क्या करते हैं? ग्लास हाउस में, ठीक है, यानी ट्यूब में ले जाकर इसमें जो है फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। ठीक है। तो जितनी भी प्रक्रियाएं ये लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब में होंगी, ग्लास में होंगी, तो इसे इन विट्रो बोला जाएगा। बायोकेमिकल प्रोसेसेस जितने भी टेस्ट ट्यूब के अंदर होते हैं वो इन विट्रो हैं। जितने भी इंसान या ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल प्रोसेस है लिविंग सेल के अंदर होंगे वो सारे कहलाएंगे इन वीवो। एग्जाम्पल के तौर पर देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप पढ़े हैं, यानी जब पशुओं में हम लोग क्या करते हैं, डलवाते हैं, क्या सीमन डलवाते हैं जब, तो सीमन डलवाने की प्रक्रिया किस में आएगी? इन वीवो। क्योंकि हम लोग क्या कि सीमन बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कहाँ इंजेक्ट कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ये हमारा प्रोसेस क्या है? इन वीवो है। जबकि अगर हम मेल और फीमेल गैमीट को निकाल कर ग्लास के अंदर यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर गैमीट को तैयार कर रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? इन विवो हो जाएगा, इन विट्रो हो जाएगा। ठीक है। लैब में टेस्ट ट्यूब में तो इन विट्रो, बायो यानी इंसान के अंदर लिविंग सेल के अंदर तो इन विवो। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आपको बताए थे। देखो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन। सेक्स लिंक्ड जीन कहने का मतलब, क्रिस क्रॉस का मतलब क्या है? देखो ये हमारे जो है एक पूर्वज थे, इनसे एक संतान पैदा हुई, उनसे एक और संतान पैदा हुई, तो इनमें कुछ लक्षण थे। ये लक्षण इनके लड़के दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनके लक्षण जो है अपने पोते में दिखाई दे रहे हैं, पोती में दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारे जो है कैरेक्टर क्या कहलाता है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है। उसको यहां पर जो हम बता रहे थे क्रिस क्रॉस नहीं था, सॉरी, ये सिब मैटिंग था। सिब मैटिंग टर्म नहीं याद आ रहा था, सिब मैटिंग था। सेल्फिंग या सिब मैटिंग के द्वारा क्या बनता है? इनब्रिड लाइन बनती है। ठीक है। क्रिस क्रॉस कनेक्शन आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब दादाजी के कैरेक्टर बाप में नहीं दिख रहे हैं, किस में दिख रहे हैं? पोते में दिख रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। जीन क्लोनिंग क्या है? आइसोलेटिंग अ जीन एंड प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल कॉपीज। जीन क्लोनिंग यानी जीन का क्लोन बनाना है। क्लोन बनाने का मतलब है आइडेंटिकल कॉपी, यानी सेम टू सेम फोटोकॉपी छाप के रख देनी है, इसे हम जीन क्लोनिंग बोलेंगे। इलेक्ट्रोपोशन क्या है? अ टेक्निक यूजेस फॉर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टू प्रोड्यूस अ पोर्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन फॉर इनटेक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डीएनए में परिवर्तन करने के लिए हम लोग किसका यूज करें? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन में वो छेद करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए का तैयार करते हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोपोशन। हेट्रोसिस क्या है? हेट्रोसिस ये हमेशा याद रखना, हाइब्रिड का अपने माता पिता से ज्यादा बेहतर होना।
ठीक है, हाइब्रिड सीड जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अपने पेरेंट से बेटर हो, इसको बोलते हैं हेट्रोसिस, खोजा था इसको सल ने, या इसको हाइब्रिड वेगर भी बोलते हैं, संकर ओज भी बोलते हैं। हेट्रोसिस, संकर ओज सब बोलते हैं किसको, जो हमारा पेरेंट मतलब जो प्रूजनी है वो पेरेंट से बेटर हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। किसने खोजा था? सल ने खोजा था 1914 में। इसके बाद हेट्रोबेल्टोसिस क्या है? यफ वन फाउंड सुपीरियर टू आइदर पेरेंट, यानी चाहे रिसेसिव से या एक से किसी से तो बेटर हो ही हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हेट्रोबेल्टोसिस हो जाएगा। अच्छा, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी एक ही शब्द है। पॉलन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट ट्रांसफर टू रिसिप्ट स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, यानी एक प्लांट का, देखो ये एक प्लांट है, इस प्लांट पे एक फूल लगा है, ये एक प्लांट है, इस प्लांट पे एक फूल लगा है, तो इसका जो क्या होगा? स्टेमेन होगा, यानी मेल पार्ट होगा। स्टेमेन पर क्या पाए जाते होंगे? पराग कण पाए जाते होंगे, पराग कण पाए जाते होंगे। ये पराग कण यहाँ किसी फीमेल की स्टिग्मा पर दूसरे प्लांट की पहुंच जाए तो ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, पहले जानो पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन का मतलब है कि भैया देखो क्या है, पराग कण का, पराग कण का, पराग कण मतलब पॉलन ग्रेन्स, पराग कण का कहाँ पहुंचना होता है? स्टिग्मा पर, हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र। पराग कण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने, यानी पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पॉलिनेशन कहलाती है। बात समझ में आई? ये सिंपल हो गया। अच्छा, अब अगर इसमें एक प्लांट का परागकण दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर पहुंचे तो क्रॉस पॉलिनेशन है। अगर एक प्लांट का परागकण उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर पहुंचे, ठीक, एक प्लांट का नहीं, एक फ्लावर का परागकण उसी फ्लावर के पराग उस पे पहुंचे, यानी कुछ फूल ऐसे होते हैं ना जिनमें दोनों हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होते हैं ना, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है, तो उसी का मेल उसी फ्लावर के फीमेल पे, यानी एक ही फूल है, एक ही फूल के अंदर वो क्रॉस कर लिए, तो इसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। बात समझो, एक प्लांट का दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन, एक प्लांट का उसी फ्लावर पे उसी फ्लावर में जो है पॉलिनेशन होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन। कास्मोगेमी क्या है? फ्लावर ओपन बट आफ्टर पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन होने के बाद फूल खिलेगा तो हमेशा क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। बात समझ में आई? देखो क्या है भाई फूल अंदर बंद है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है? फूल बंद है। अब फूल बंद है, इसी में मेल भी है, इसी में फीमेल भी है, ये आपस में ही यहाँ पर क्या हुआ? ये इनका पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो गया बंद ही बंद फूल में। उसके बाद फूल क्या हुआ? खुल गए। तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन ही हो पाएगा, क्रॉस बाहर से कोई आ ही नहीं पाएगा जब फूल बंद नहीं था पहले, तो हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ये फूल खुलते ही नहीं है, कभी खुलते ही नहीं है, इसी में पॉलिनेशन हो जाएगा, इसी में फर्टिलाइजेशन सब हो जाएगा, फूल खुले ही ना, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। जब बाद में खुल जाए तो कास्मोगैमी, कभी ना खुले तो क्लिस्टोगैमी। बात समझ में आए? दोनों में होगा क्या? सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। गिटेनोगैमी क्या है? pollen grain from flower of one plant fall on the recipient stigma of other plant of the same plant। बात समझो, तीन कंडीशन हमने आपको अभी तक बता दी। एक फूल है, ये दो प्लांट हैं, इनके बीच में जब पॉलन ग्रेन का आदान प्रदान हो रहा है तो ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक, दूसरा हमने बताया ये एक प्लांट है, इसके अंदर एक फ्लावर है, इसी फ्लावर के अंतर अगर आदान प्रदान हो रहा है तो ये ऑटोगैमी है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक है, तीसरा हम बताने जा रहे हैं गिटेनोगैमी, कि मान लो ये एक प्लांट है, इसमें एक ये फूल लगा है, एक ये फूल लगा है, तो इन फूलों के बीच में, एक ही प्लांट के दो फूलों के बीच में क्या हो? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, तो इसे बोलेंगे गिटेनोगैमी। मक्के में ऐसा होता है। मक्के में क्या होता है? मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं भाई। मेल फ्लावर जो होता है उसे बोलते हैं टेसल, और जो फीमेल फ्लावर होता है उसे बोलते हैं क्या? फीमेल फ्लावर जो इसमें होता है उसमें बोलते हैं सिल्क। तो टेसल और सिल्क अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जब क्या होता है भैया? पॉलिनेशन होगा। एक ही प्लांट के अंदर दो फ्लावर हैं, मेल और फीमेल अलग अलग, उनमें जो है जब पॉलिनेशन होगा तो उसे बोलते हैं गिटेनोगैमी। मोनोसियस क्या है? जब भैया एक ही प्लांट में दो फ्लावर पाए जाए, नर और मादा अलग अलग, तो उसे बोलते हैं मोनोसियस। जब दो प्लांट में यानी नर प्लांट अलग है, मादा का पौधा ही अलग है, तो इसे बोलते हैं डायोसियस। ठीक, मोनोसियस में ये नर है और ये मादा एक ही प्लांट पे है। ठीक है, और ये नर है और ये मादा अलग अलग प्लांट पे है, तो इसे बोलते हैं डायोसियस। ये डायोसियस है, ये मोनोसियस है। बात समझ में आई?
इसके बाद बात करें स्यूडो हेटेरोसिस क्या है। स्यूडो हेटेरोसिस सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर इट्स पेरेंट इन द वेजिटेटिव ग्रोथ। देखो भैया, आपको बताए थे हेटेरोसिस क्या होती, पहले वो बताए थे कि F1 जो होगा यानी जो बच्चा पैदा हो रहा है अपने माता पिता से क्या हो रहा है, सुपीरियर हो रहा है, तो वो हेटेरोसिस है। ये कह रहे स्यूडो झूठी हेटेरोसिस क्या है। झूठी हेटेरोसिस तब होगी जब भैया ये खाली वेजिटेटिव ग्रोथ में हमको सामने से जब पौधा लंबाई चौड़ाई इन सब चीज़ों में तो बेहतर दिख रहा है, लेकिन प्रोडक्शन में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो रही है, यील्ड नहीं बढ़ रही है, तो ये स्यूडो हेटेरोसिस कहलाता है। इसे बोलते हैं लग्जीरेंस, यानी लग्जरी लाइफ जी रहा है, लग्जीरेंस तो दिखा रहा है लेकिन भैया प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहा है। ठीक है, इनब्रीडिंग आपको बता चुके हैं, इनब्रीडिंग कितनी बार बताएंगे, क्लोजली रिलेटिव इंडिविजुअल के साथ क्रॉस हो, चाहे वो सेल्फिंग करवा लें चाहे सबमैटिंग करवा लें। ठीक है, चाहे सेल्फिंग करवा लें चाहे सिमैटिंग करवा लें। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है। अब इनब्रीडिंग के कारण क्या होता है भाई, जो पूर्वज अपने थे उन्होंने क्या किया, ये सिस्टम बनाया ना क्रॉस कनेक्शन वाला कि भैया एक गोत्र में शादी नहीं होगी। एक गोत्र में शादी ना होने का रीजन जो है यही इनब्रीडिंग डिप्रेशन है। क्या होता है, जब एक ही जनरेशन टू जनरेशन हम सेल्फिंग करवाते रहते हैं या सिर्फ मैटिंग करवाते रहते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, लॉस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है फिटनेस का, जेनेटिक फिटनेस जो है लॉस हो जाती है। इसी लॉस से बचने के लिए क्या होता है, हम लोग जब शादी करवाते हैं तो क्या गोत्र बदलते हैं, इसीलिए हम लोग सेल्फिंग या सिर्फ मैटिंग को बढ़ावा नहीं देते हैं। कहाँ पर, इसमें भी जो है फसलों में भी। बात समझ में आ जाए, ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन है। इसके बाद 3 वे क्रॉस क्या है, जब भैया देखो एक एक हमारे पास इनब्रिड है लाइन है और एक सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड यानी ए और बी का क्रॉस करवाए, ये सिंगल क्रॉस हाइब्रिड हो गया, इसकी इनब्रिड लाइन से क्रॉस करवा देंगे तो ये हमारा 3 वे क्रॉस हो गया। अब दो हमारे पास सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है, ये ए बी है और ये C/D है, इनके बीच में जब क्रॉस करवा देंगे तो ये हमारा डबल क्रॉस हाइब्रिड कहलाएगा। टॉप क्रॉस क्या है, देखो जब भैया क्या होगा, एक हमारी क्या है इनब्रिड लाइन है, इनब्रिड लाइन आपको बता दिए कैसे बनती है, सिमैटिंग से द्वारा। ठीक है, इनब्रिड लाइन है, इस इनब्रिड लाइन का क्रॉस हम किससे करवा दें, किसी ओपन पॉलिनेटर, जैसे खुल्लम कोई वैरायटी उगाई जा रही थी, ओपन पॉलिनेटर वैरायटी से क्रॉस करवा देंगे तो इसे बोला जाएगा टॉप क्रॉस। यानी टॉप क्रॉस बराबर क्या है, इनब्रिड इनटू ओपन पॉलिनेटर वैरायटी। ठीक है, सिंथेटिक वैरायटी और कंपोजिट वैरायटी क्या होती हैं दोनों, बस लास्ट टॉपिक हमारा बचा सिंथेटिक और कंपोजिट, समझ लो क्या है। A variety which is developed by intermating in all possible combination and number of inbred line with the good general combination ability and mixing of F1 crosses and equal quantity and refer to the synthetic variety। मेज में जो है सबसे पहली बार बनाया गया था। क्या है समझो, मान लो हमने क्या किया, ये हमारे पास कुछ 4, मान लो 4 से 5, इसमें लगभग 4 से 10 तक वैरायटी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, मान लो किसी चीज़ की हमारे पास मान लो 5 वैरायटी है, ये अलग अलग 5 वैरायटी हैं। ठीक है, मक्के की मान लो ये 5 वैरायटी हैं। ठीक, इन मक्के की 5 वैरायटीज के बीच में जितने पॉसिबल क्रॉसेस हो सकते हैं, यानी इसका इसके साथ क्रॉस, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका भी इसके साथ, इसका भी इसके साथ, मतलब जितने पॉसिबल क्रॉसेस, मतलब कहने का मतलब है जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं क्रॉसेस की उतने क्रॉस हम करवा लेंगे। उतने क्रॉस करवाएंगे तो हमारे कई सारे जो है अलग अलग बहुत सारे सीड बनेंगे। जब जितने पॉसिबल क्रॉस होंगे तो इन 4-5 वैरायटी से बहुत सारे सीड बन जाएंगे। अब बहुत सारे सीड जो ये बन गए, इसमें से हम क्या करेंगे, बेस्ट को छांट लेंगे। हमको लगा कि ये बहुत बढ़िया दिख रहा है, ये भी बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया, तो इनको हम क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। इनको चूज करेंगे और इक्वल क्वांटिटी में इनको रखेंगे, यानी अगर 100 ग्राम ये ले रहे हैं 100 ग्राम सारे से लेंगे जितने हमको अच्छे लगे। ठीक, उनको सबको लेके इक्वल क्वांटिटी में एक साथ उगाएंगे और इसे हम बोलेंगे सिंथेटिक वैरायटी। सिंथेटिक वैरायटी समझ में आ गया, इसे बोलते हैं। कंपोजिट वैरायटी में क्या है, बहुत थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से समझना। कंपोजिट वैरायटी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉस में हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, हम क्या किए, इसमें हम लोग जो है बहुत सारी, यानी मास में हम लोग वैरायटीज़ देख रहे हैं, मास में वैरायटीज़ देख रहे हैं, लेकिन हम वैरायटी में देख क्या रहे हैं कि मक्के की कोई वैरायटी है उसमें कुछ चीज़ें सिमिलर होनी चाहिए, तभी हम उनको चूज करेंगे। एक तो उनका टाइम ऑफ मैच्योरिटी सही हो, बराबर में जो है मैच्योर होती हो, हाइट उनकी लगभग बराबर हो प्लांट की, सीड का साइज भी लगभग बराबर हो, सीड का कलर भी बराबर हो। यानी हम देख ले रहे हैं कि उनकी मैच्योरिटी एक टाइम पे हो रही है, हाइट उनकी एक जैसी है, सीड साइज सीड कलर सब एक जैसा है। फिर उनको हम ऐसे मुट्ठी में मिला लेंगे और इसे मिला के जाके क्या करेंगे, बो देंगे जाके बल्क में। ठीक है, 1 जनरेशन टू नेक्स्ट रिफर्ड, ऐसे बोते चले जाएंगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और इसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट वैरायटी बोलेंगे। जैसे विजय, अंबर, शक्ति, ये सब मक्के की वैरायटी हैं, प्रोटीना वगैरह सब मक्के की कैसी वैरायटी हैं, कंपोजिट वैरायटी हैं। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही भैया। आज हमारा जो है ब्रीडिंग वाला पोर्शन खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास जब अब होगी तो जो है अगला पोर्शन जो हमारा ब्रीडिंग के बाद होगा उसको हम लोग कवर कराएंगे सर। प्लांट फिजियोलॉजी जो है इसके बाद जो है टॉपिक है। ठीक है, चलो फिर शेयर कर दो दबा के सब लोग। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।